यार आज के एपिसोड में गेम पूरी तरह से पलटने वाला है और हमारा दोगजा स्पॉन्सर चुनने के उस मुकाम पर आ गया है जहां से उसकी असली ताकत तय होगी। तो बिना किसी देरी के सीधे कहानी में कूदते हैं। अचानक एक चुटकी बजने की तेज आवाज आती है। हमें एकदम करीब से एक हाथ की उंगलियां दिखाई देती हैं जो तेजी से स्नैप कर रही हैं और उनके आसपास कुछ सुनहरे कण हवा में चमक रहे हैं। अगले ही पल सभी के चेहरों पर एक चौंकाने वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। किमजा, यूसांगा और बाकी सबके सामने अचानक नीले रंग की होलोग्राम जैसी सिस्टर्स पॉप अप होने लगती हैं। सिस्टम की स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा है स्पॉन्सर सिलेक्शन। इसी के साथ आज का हमारा मेन सर्वाइवल इवेंट शुरू हो जाता है। किम दोगजा अपनी सिस्टम स्क्रीन को ध्यान से पढ़ता है। स्क्रीन पर लिखा है कि कृपया अपना स्पॉन्सर चुने। चुना गया स्पॉन्सर आपका भरोसेमंद बैकर बन जाएगा। उसे 4 विकल्प मिलते हैं। पहला एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, दूसरा डीमन लाइक जज ऑफ फायर, तीसरा सिक्रेटिव प्लॉटर और चौथा प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। पीछे से यूसांगा उसे किम किम दोगजा कहकर बुलाती है, जबकि किम दोक ने चेहरे पर हाथ रखे हुए मन में सोचता है कि हम 4 ऑप्शंस आए हैं। यूसांगा घबराते हुए किम दोगजा से कहती है कि उसकी स्क्रीन पर 2 अजीब ऑप्शंस आए हैं। किम दोगजा बिना किसी घबराहट के बहुत ही शांत अंदाज में उसे जवाब देता है कि अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मुझे भी इसका जवाब नहीं पता, बस रिलैक्स करो और इसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह सोचो। वहीं किम दोगजा मन में हैरान होते हुए सोचता है कि सांगा की किस्मत में बहुत गजब है, उसे 2 ऑप्शंस मिले हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल का सबसे जरूरी इवेंट कॉन्स्टेलेशंस का सपोर्ट नहीं स्पॉन्सर सिलेक्शन अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। अदृश्य एकदम से बदल जाता है और हम देखते हैं कि तारों से भरे एक गहरे अंधेरे में कई रहस्यमयी और डरावने हाथ एक नीली स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर किम दोगजा का चेहरा नजर आ रहा है। किम दोगजा हमें समझाता है कि स्पॉन्सर सिलेक्शन ऐसा सिस्टम है जहां डोकेबी के चैनल के जरिए हमें देखने वाले कॉन्स्टेलेशंस किसी भी इंसान को चुनकर उसे अपना इनकॉर्नेशन बना सकते हैं और अपना सपोर्ट दे सकते। और किम दोगजा के मामले में ऐसे 4 कॉन्स्टेलेशंस हैं जो उसे अपना इनकारनेशन बनाना चाहते हैं। किम दोगजा अपनी ठुड्डी पर उंगली रखे हुए गहराई से सोच रहा है। वो हमें बताता है कि कॉन्स्टेलेशंस कभी भी अपना असली नाम उजागर नहीं करते। लोगों को खुद ही एबिसल, डीमन या गार्डन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी पहचान का अंदाजा लगाना होता है। कि किम दोगजा मन में कैलकुलेट करता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल के मेन कैरेक्टर को शुरुआत में 5 ऑफर मिले कथे, उस हिसाब से 4 ऑप्शंस मिलना भी उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है। किम दोगजा अपनी स्क्रीन पर पहला विकल्प देखता है जो है एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। बैकग्राउंड में एक बेहद खूंखार काले ड्रैगन की डरावनी झलक दिखाई देती है, जिसकी आंखों से तेज सफेद चमक और पर्पल रंग की आग निकल रही है। कि किम दोगजा मन में कहता है कि उसके लिए इनकी पहचान करना बहुत आसान है क्योंकि उसने पूरा नॉवेल पढ़ा है। वो याद करता है कि यह एक बेहद ताकतवर हस्ती है जो ब्लैक क्लाउड नाम के कॉन्स्टेलेशंस के ग्रुप को लीड करती है और इसका असली नाम बहुत ही ज्यादा लंबा है। किम दोगजा इस ऑप्शन के बारे में सोचता है तो हमें किम नामवून का एक पागन से भरा साया दिखाई देता है। किम दोगजा एनालाइज करता है कि अगर वो इस कॉन्स्टेलेशन का इनकारनेशन बना वो तो उसे बेहद खतरनाक अटैक एबिलिटी मिलेगी जो शुरुआती सिनेरियो के लिए बेहतरीन है। लेकिन इस ताकत का जितना इस्तेमाल होता है इंसान का दिमाग उतना ही करप्ट हो जाता है और वो एक पागल कातिल बन जाता है। किम दोगजा को याद आता है कि ओरिजिनल नॉवेल में यही किम नामबून का स्पॉन्सर था। वो तो फिर उसने किम दोगजा को क्यों चुना? किम दोगजा तुरंत मन में फैसला करता है कि यह ऑप्शन बिल्कुल बकवास है और इसे रिजेक्ट कर देता है। अब फिर वो दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ता है। दूसरा नाम है लाइक जज ऑफ फायर। पहले ये किसी आग से घिरे शैतान सा भयानक लगता है, लेकिन अगले ही पल एक खूबसूरत और दिव्य पंखों वाली आकृति सामने आती है जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार है। किम दोगजा समझाता है कि भले ही नाम में डीमन है पर ये कोई शैतान नहीं है। आग और जज शब्दों से साफ पता चलता है कि यह आग से न्याय करे वाली हस्ती कोई और नहीं बल्कि आर्कएंजल यूरियल है। तो किम दोगजा खुद हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऑप्शन सच में उसकी स्क्रीन पर आया है। यूरियल के बारे में सोचते हुए किम दोगजा मन में कहता है कि एब्सोल्यूट गुड वाले कॉन्स्टेलेशंस ताकतवर तो होते हैं लेकिन उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अजीब और बेतुकी पाबंदियां होती हैं। इसलिए वो इसे एक अच्छा ऑप्शन मानकर पेंडिंग में डाल देता है। फिर उसकी नजर तीसरे ऑप्शन पर जाती है। स्क्रीन पर एक गहरे तारों वाले बैकग्राउंड के बीच एक काले लादे वाली रश्मि आकृति उभरती है जिसकी केवल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही हैं और ऊपर लिखा है सिक्रेटिव प्लॉटर। किम दोगजा याद करने की कोशिश करता है कि शायद नॉवेल में किसी ने इस कॉन्स्टेलेशन को अपना स्पॉन्सर चुना। किम दोगजा अभी भी अपनी स्क्रीन पर ऑप्शंस देख रहा है तो वो सोचता है कि पहली बार उसने यानी सोल रीडर ने ये विकल्प देखा है। उसे लगता है कि अगर उसने नॉवेल को गहराई से पढ़ा होता तो शायद उसे अंदाजा लग जा कि यह कौन है, लेकिन फिलहाल उसे लगता है कि ये कोई ऐसा कॉन्स्टेलेशन होगा जिसका नॉवेल में सिर्फ नाम भर लिया गया हो। स्क्रीन पर पीछे की तरफ कुछ ऑप्शंस पेंडिंग दिख रहे हैं
जिनमें एमिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, डीमन लाइक जज ऑफ फायर और सिक्रेटिव प्लॉटर का नाम नजर आ रहा है। किम दोगजा की स्क्रीन के सामने सिक्रेटिव प्लॉटर का नाम आता है। किम दोगजा अपना सिर झुकाकर सोचता है कि ये कोई बहुत ताकतवर कॉन्स्टेलेशन तो बिल्कुल नहीं है। वो मन ही मन कहता है कि जरा इसके फीके से नाम को देखो, और फिर वो इसे भी पेंडिंग में डाल देता है। अब वो अपने आखिरी और चौथे विकल्प की तरफ बढ़ता है। आखिरी नाम है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। किम दोगजा चौंक कर अपनी शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। वो हैरान है कि उसे इतनी जल्दी इस कॉन्स्टेलेशन से ऑफर मिल गया। किम दोगजा हमें समझाता है कि प्रिजनर शब्द कर पहली बार में ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही नेगेटिव फीलिंग वाला कॉन्स्टेलेशन हो, लेकिन असली चीज तो इसके आगे वाले हिस्से में है। गोल्डन हेडबैंड यानी दुनिया की सबसे छोटी जेल। बैकग्राउंड में एक बहुत बड़े और आग की तरह चमकते हुए वानर की परछाई उभरती है जो एक जेल के अंदर है और उसके हाथ में एक लंबी लाठी है। किम दोगजा हमें बताता है कि ये वो है जो अपने सिर पर बंधे उस बंधन का दर्द सहते हुए जीता है। ये माउंट आगू का मास्टर है, सुनहरी और आग उगलती आंखों वाला मंकी किंग। इसका नाम है द ग्रेट सेज हेवेंस इक्सुन बुकोंग। किम दोगजा बताता है कि नॉवेल के किरदारों में से एक का स्पॉन्सर यही कॉन्स्टेलेशन था। हम बैकग्राउंड में सुन बुकों को अपनी लाठी घुमाते हुए एक जोरदार हमला करते हुए देखते हैं जिससे पूरा आसमान आग से भर जाता है। किम दोगजा बताता है कि इसके पास अपनी लाठी के एक ही वार से सैकड़ों नानिशंस को खत्म करने और एक बिजली के झटके से हजारों मॉन्स्टर्स को तबाह करने की ताकत है। नोवेल ने इस हिस्से को इतने जबरदस्त तरीके से लिखा था कि किम दोगजा को आज भी याद है। अब वो हैरान होकर खुद से सवाल करता है कि इतना ताकतवर कॉन्स्टेलेशन उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। किम दोगजा के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान है। वो ट्रेन के उस टूटे फूटे और खून से सने हुए डिब्बे को देखता है जहां लाशें बिखरी पड़ी हैं। वो गंभीरता से सोचता है कि अगर वो गद ग्रेट सेज हेवेंस इक्वलक को अपना स्पॉन्सर चुन लेता है तो क्या वो उसके खिलाफ जीत पाएगा। तो तभी अचानक एक बीप की आवाज के साथ स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश होता है। नीली स्क्रीन पे सफेद अक्षरों में लिखा है कि स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हो गया है। इसके बाद डोक्केबी की आवाज गूंजती है जो खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम सबका हो गया। वो हंसते हुए कहता है कि ओ हाँ, किसी ने बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया है। डोक्केबी की ये बात सुनकर किम दोगजा और बाकी सभी लोग मुड़कर उसे देखने लगते हैं। डोक्केबी सभी को रिलैक्स होने के लिए कहता है और बताता है कि स्पॉन्सर सिलेक्शन पूरा हो चुका है। वो कहता है कि अब तुम लोग यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मुझे अगले सिनेरियो की तैयारी के लिए जाना होगा। वो जाते जाते बोलता है कि 10 मिनट बाद मिलते हैं। इसके बाद किम दोगजा सबसे कहता है कि सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ। किम दोगजा ली ह्यूनसंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। ली ह्यूनसंग भी आगे बढ़कर किम दोगजा से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हेलो, मैं ली ह्यूनसंग हूँ। किम दोगजा भी अपना नाम बताता है। ह्यूनसंग थोड़ी झिझक के साथ कहता है कि शायद ये ऐसा कहने के लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि मैं एक सैनिक हूँ। अली ह्यूनसंग थोड़ा उदास होकर कहता है कि उसे अब ये कहना चाहिए कि वो एक सैनिक था। वो किम दोगजा का हाथ जोर से पकड़ लेता है। किम दोगजा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि क्या आप अपनी यूनिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूनसंग हाँ में जवाब देता है। किम दोगजा मन ही मन सोचता है कि इसकी पकड़ कितनी मजबूत है। ये सच में नॉवेल के शुरुआती हिस्से के टैंकर होने के अपने नाम पर खरा उतरता है। ह्यूनसंग किम दोगजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर आप नहीं होते तो हम सब मारे जाते और अगर जिंदा बच भी जाते तो इंसान नहीं रहते। किम दोगजा उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी पीछे से हान मिंगो आकर किम दोगजा के कंधे पर हाथ रखता है और बड़ी ही चालाकी से हंसते हुए कहता है क्योंकि हाँ, बहुत बढ़िया काम किया मिस्टर एम्प्लॉय। किम दोगजा, तुम मुझे जानते हो ना। किम दोगजा चिढ़ते हुए जवाब देता है कि हाँ, हान मिंगोशी। ये सुनकर हान मिंगो चौंक जाता है और कहता है कि तुमने मुझे डिपार्टमेंट क्यों नहीं कहा। किम दोगजा भी साफ लफ्जों में कह देता है कि ये कोई कंपनी नहीं है। हान मिंगो गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अब काम पर नहीं आना है। वो किम दोगजा पर उंगली उठाते हुए पूछता है कि तुमने यह तमीज कहाँ से सीखी। और फिर वो थोड़ा शांत होकर कहता है कि पहले थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था, है ना। अगर तुमने उन कीड़ों को पहले ही देख लिया था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम उन्हें इस तरह कैसे फेंक सकते हो। किम दोगजा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरता है और बीच में ही टोकते हुए कहता है कि हान म्यूंगोशी, चुप रहिए। हान म्यूंगो का चेहरा गुस्से और हैरानी से फूल जाता है। वो हकलाते हुए कहता है क्या क्या तुम्हें अभी भी स्थिति समझ नहीं आ रही है। वो आगे बड़बड़ाता है कि क्या मुझे उस कमीने बच्चे को तुम्हारे सिर पर मारने के लिए छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। किम दोगजा एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, सबको होश में आने की जरूरत है। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि डिब्बे में हर कोई सहमा हुआ है। किम दोगजा सबको समझाते हुए कहता है कि डोक्केबी की बातों के हिसाब से यह कोई मजाक नहीं है और मुझे यकीन है कि भले ही तुम लोग इसे जोर से नहीं कह रहे हो, लेकिन सबने समझ लिया है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो हान म्यूंगो से पूछता है
मिनोसॉफ्ट। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया खत्म होने के बाद भी वो कंपनी वजूद में है? किम दोगजा की बात सुनकर हान मिंगो और बाकी सब एकदम सुन्न रह जाते हैं। डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास किम दोगजा की बात का कोई जवाब नहीं है। किम दोगजा आगे समझाता है कि एक गेम जैसे इंटरफेस वाला सिस्टम है जहां हमें अपनी वैल्यू साबित करनी होगी और एक या उससे ज्यादा जानें लेनी होंगी। वो बताता है कि इसके अलावा एट्रीब्यूट विंडोज और एक्सक्लूसिव स्किल्स भी हैं। और फिर वो सबसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जिसे अभी भी ये सब समझ नहीं आया है। सभी किम दोगजा की बात ध्यान से सुन रहे हैं। अली ह्यूनसंग कहता है कि ये उस फैंटेसी नॉवेल की तरह है जिसे मैं ड्यूटी के वक्त छुप छुप कर पढ़ता था, इसलिए ये अभी भी एक सपने जैसा लगता है। यू सांगा और बाकी लोग भी आपस में बातें करते हैं कि ये सच में कोई सपना नहीं है ना? ये पक्का हकीकत ही है। अली ह्यूनसंग किम दोगजा से कहता है कि यह अच्छा है कि आप इतने श्योर हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो पूछता है कि क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है? किम किम दोगजा। तभी किम दोगजा के सामने नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। उन पर लिखा है कि ली ह्यूनसंग आप पर थोड़ा भरोसा करता है और ली ह्यूनसंग को लेकर आपकी समझ बढ़ गई है। कि किम दोगजा दृढ़ता से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अचानक डिब्बे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बजता है। सब लोग चौंक जाते हैं। कोई उस दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रहा है। यू सांगा डरते हुए पूछती है कि ये क्या था? क्या अगला सिनेरियो अभी से शुरू हो गया? एली ह्यूनसंग घबराकर कहता है कि नहीं, डोक्के भी अभी तक वापस नहीं आया है। किम दोगजा दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसका मतलब कि उस दरवाजे के पास डिब्बे नंबर एम का इकलौता सर्वाइवर है और ये बिल्कुल साफ है कि वो कौन है। धमाके की आवाज लगातार आ रही है। किम दोगजा मन ही मन कहता है कि ये इस कहानी का असली प्रोटेगनिस्ट है। कली ह्यूनसंग किम दोगजा से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो आगे कहता है कि हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के पार जो है वो हमारा दुश्मन है या नहीं। किम दोगजा सोचता है कि वो पक्का कोई ऐसा सर्वाइवर होगा जिसने लोगों को मारा है। तो क्या ली ह्यूनसंग अभी भी उससे मिलना चाहेगा? कि किम दोगजा कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो अगले सिनेरियो के शुरू होने से पहले ही हम सब मारे जाए। अली ह्यूनसंग चिल्लाता है कि चलो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। यू सांगा एक दरवाजे को धकेलने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि ये दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। तो किम दोगजा भी एक दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि वो भी नहीं खुल रहा है। वो सोचता है कि सिनेरियो खत्म होने के बाद बैरियर हट गया था, इसलिए जब तक हमें खुलने वाला दरवाजा मिल जाता है तब तक हम सुरक्षित हैं। वो मन ही मन कहता है कि शिट, मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम कोई एक दरवाजा तो काम कर रहा हो। वो कहता है कि एक डिब्बे में 8 दरवाजे होते हैं जिनमें से 3 अभी भी चेक करने बाकी हैं। बैकग्राउंड में धमाकों की तेज आवाजें अभी भी गूंज रही हैं। इनमें तो यार मामला एकदम सीरियस हो गया है। वो खौफनाक आवाजें और दरवाजे के पीछे खड़ा वो अनजान सर्वाइवर और ऊपर से ये बकवास करने वाला हान मिंगो। दोगजा ने जो दिमाग लगाया है वो पक्का कुछ बड़ा करेगा, लेकिन क्या वो लोग वहां से सही सलामत निकल पाएंगे ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है वो असली प्रोटेगनिस्ट कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ऑसम। यार आज के एपिसोड में मजा आने वाला है क्योंकि सर्वाइवल गेम अब एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और डोगजा का असली प्लान शुरू होने वाला है। तो बस अपनी चाय पकड़ो और तैयार हो जाओ। सीधा एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। स्क्रीन पर एक जोरदार फ्लैश चमकता है और ऐसा लगता है जैसे किसी भारी चीज ने दरवाजे को तोड़ दिया हो। इम्पैक्ट तेज है कि हर तरफ बस तेज रोशनी और मलबा ही नजर आ रहा है। धुआं छंटते ही हमें डोगजा, ह्यूनसंग और सांगा एक बंद लोहे के दरवाजे के सामने खड़े दिखते हैं। पीछे से कोई बोलता है कि लगता है ये भी टूट गया है और ये दरवाजा ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। तभी ह्यूनसंग आगे आता है और दरवाजे को पकड़ते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो इसे खोलेगा। डोगजा चुपचाप पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा है। कैमरा डोगजा के चेहरे पर जूम होता है और वो एक तिरछी नजर से स्थिति को भांप रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि वो पहले की तरह कॉइन्स का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन फिर लगता है कि अभी शुरुआत में ही कोई कॉइन्स खर्च करना बहुत रिस्की होगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। डोगजा ह्यूनसंग की देखकर कहता है कि ली ह्यूनसंग अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। ह्यूनसंग बेचारा एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है क्या मतलब? वो समझ नहीं पाता कि डोगजा किस स्किल की बात कर रहा है। उसी वक्त जा अपनी यूनिक स्किल कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन को एक्टिवेट कर देता है और उसके सामने ह्यूनसंग की पूरी प्रोफाइल वाली नीली असिस्टम विंडो खुल जाती है। डोगजा मन ही मन राहत की सांस लेता है कि ह्यूनसंग की स्टार बैकिंग और यूनिक स्किल्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उसने नॉवेल में पढ़ी थी। वो ह्यूनसंग को समझाता है कि जब उसने अपना ट्रेड्स मेनू खोला होगा तो जरूर कोई न कोई यूजफुल स्किल देखी होगी। आखिर वो एक सोल्जर है। ह्यूनसंग घबराते हुए मानता है कि हाँ, उसके पास एक स्किल है लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। इस पर डोगजा उसे बस अपने दिमाग में उस स्किल को यूज करने के बारे में सोचने को कहता है
और ह्यूनसंग के पूछता है कि क्या सच में ऐसा करने से काम हो जाएगा। ह्यूनसंग अपनी पूरी जान लगा देता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, हा हा हा। उसके पूरे शरीर से एक तेज हरी रंग की ऊर्जा निकलने लगती है। वो दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से धकेल रहा है और इस भयंकर जो वजह से हड्डियों के कड़कने की आवाजें अरे और दरवाजा खुल जाता है। ह्यूनसंग पसीने से लथपथ है पर खुशी से मुट्ठी भी चिल्लाता है कि ये काम कर गया, सच में काम कर गया। इसी बीच डोगजा के सामने नीली सिस्टम विंडो पॉप अप होती हैं, वो जो बताती हैं कि कैरेक्टर ली ह्यूनसंग ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। डोगजा मुस्कुराते हुए सोचता है कि ह्यूनसंग की स्टार बैकिंग ओवरपावरिंग मसल सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गई है और वो मन में कहता है कि ये आदमी बहुत ही सिंपल है। तभी सीन बदलता है और सब लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं। हवा में उड़ता डोके भी अनाउंस करता है कि कैरिज 3707 से जुड़ा लोहे का दरवाजा जल्द ही टूटने वाला। डोगजा जोर से चिल्लाता है, भागो। अब भागते हुए डोगजा सोचता है कि अगर उसकी भविष्यवाणी सही है तो उन्हें लोहे के दरवाजे की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तभी डोके भी एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिनेरियो क्लियर नहीं किया है। ये पीछे खड़ा एक आदमी घबराकर सिर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि हमें बाहर नहीं आना चाहिए था। डोके भी मजे लेते हुए कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम सब बहुत लकी हो। तभी सिस्टम बताता है सिनेरियो की समय सीमा खत्म हो गई है। सांगा अपनी नीली स्क्रीन देखकर डोगजा को बताती है कि यहाँ कुछ अजीब है और सिस्टम में डिटैच ब्रिज लिखा है, लेकिन पुल तो अभी भी वही है। डोगजा समझ जाता है कि वो लोग ट्रेन से बहुत जल्दी निकल आए हैं, इसलिए पुल अभी तक टूटा नहीं है। और तभी उनके पैरों के नीचे मौजूद पुल पर जोरदार धमाके होने लगते हैं। उन धमाकों के बीच डोगजा एक बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर ह्यूनसंग के साथ तेजी से सीढ़ियों पर भाग रहा है। वो कहता है कि समय बहुत कम है, लेकिन लगता है बच जाएंगे। अब तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि अरे बाप रे, वो क्या है। नीचे नदी के पानी में एक बहुत विशाल भंवर बन जाता है और पानी को चीरते हुए एक भयानक विशालकाय राक्षसी मछली बाहर निकलती है। डोक से देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि इतने बड़े आकार को देखकर तो लगता है ये कोई सी कमांडर। डोगजा की पीठ पे लदा हुआ बच्चा ह्यूनसंग और सांगा के साथ अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा है। डोगजा सोचता है कि वाटर ड्रैगन्स शुरुआती दौर में इनकारनेशंस को टारगेट नहीं करते, ये ड्रैगन शायद सिर्फ पुल को गिराने के लिए ही आया है। वो आगे देखता है जहाँ पुल खत्म होने में बस करीब 200 मीटर बचे हैं। डोगजा को पूरा यकीन है कि अगर वो इसी स्पीड से भागते रहे तो पुल के टूटने से पहले वो पार कर लेंगे। लेकिन तभी डोगजा पीछे मुड़कर देखता है और उसके मुंह से निकलता है, शिट। वो वाटर ड्रैगन उनके बिल्कुल पीछे आ गया है और डोगजा चिल्लाता है कि वो आ रहा है, पुल गिरने वाला है। हवा में उड़ता हुआ डोके भी जोर जोर से हंस रहा है। वो मजे लेते हुए कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो रहा था, चलो थोड़ा और माहौल बनाते हैं। अचानक से एक बहुत तेज चमक होती है और नीले रंग के सिस्टम पॉप्स डोगजा के सामने आ जाते हैं। पहला मैसेज कहता है कि इविल डेविल्स वापस आ रहे हैं और दूसरा मैसेज बताता है कि आसपास का इलाका सब वार्म वाटर में बदल गया है। और फिर एक भयानक मंजर, पानी से अजीब और खौफनाक जोम्बीज निकलने लगते हैं। जोम्बीज को देखकर सांगा एकदम डरकर चिल्लाती है, जोम्बीज। डोगजा उसे समझाते हुए कहता है कि वो जोम्बीज नहीं है, तो उन्हें डिमोन प्रजाति के डार्क कीपर्स कहा जाता है। तभी डोगजा की नजर आगे जाती है और वो उनसंग और बच्चे को देखता है। डोगजा तुरंत सीरियस हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, सब लोग नीचे बैठ जाओ। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो विशालकाय वाटर ड्रैगन उनके ठीक ऊपर से गुजरता है। उसके खतरनाक लाल चमकते हुए जबड़े से पानी की तेज बौछारें निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब कुछ निगल जाएगा। ह्यूनसंग डर के मारे जोर से चिल्लाता है, डोगजाशी। और इसी भयंकर तबाही के साथ चैप्टर 8 एपिसोड 2 अब प्रोटागनिस्ट का टाइटल स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब भाई साहब, क्या ही खतरनाक एंडिंग थी इस चैप्टर की। तो वो ड्रैगन और अब ये डार्क कीपर्स, डोगजा और उसकी टीम अब यहाँ से कैसे बचेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। यार, आज का एपिसोड सच में बहुत खतरनाक होने वाला है। कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे डोगजा ने अपनी मेटा नॉलेज से वो दरवाजा तोड़ दिया था, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई है। माहौल एकदम सीरियस है और खतरे की घंटी बज चुकी है। तो चलो अपनी चाय पकड़ो और देखते हैं इस टूटे हुए पुल पर डोगजा का अगमूव क्या होता है। डोगजा की हालत यहाँ बहुत खराब लग रही है भाई, वो अपना सिर पकड़कर हार मान चुका सा लग रहा है। माहौल में धूल और अजीब सी नारंगी रोशनी फैली हुई है। तभी पीछे से किसी धीमी आवाज आती जो उसे पुकार रही है, डोक सी डोका। अगले ही पल कैमरा जमीन की तरफ मुड़ता है जहाँ किसी का हाथ मलबे के ऊपर बेजान सा पड़ा दिख रहा है। वो आवाज फिर से आती है जो शायद डोगजा का नाम पूरा करने की कोशिश कर रही है, जासी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बुरी मुसीबत में फंसा हुआ है और मदद के लिए हाथ पांव मार रहा है। डोगजा अब भी उसी परेशान हालत में दिख रहा है और नीचे वाले फ्रेम में हमें यू सांगा के चेहरे का क्लोजअप नजर आता है। सांगा बहुत डरी हुई और पसीने से लथपथ दिख रही है। वो आवाज फिर गूंजती है, डोक सी
सांगा शायद खुद को या डोगजा को इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ताकि वो आगे बढ़ सके। डोगजा की आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसे किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ हो। सांगा का हाथ अभी भी उसके चेहरे के पास है और डोगजा के सिर के पास एक बिजली जैसी चमक दिख रही है, वो जो इस बात का संकेत है कि उसके दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा क्लिक हुआ है। अब हमें पूरे पूरे पुल का एक चौड़ा नजारा दिखाया जाता है जहाँ डूबते सूरज की रोशनी में मौत का मंजर दिख रहा है। पुल के ट्रैक्स पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं और दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये देखकर ही रूह कांप जाती है यार कि यहाँ कितना बड़ा विनाश हुआ है और पुल बुरी तरह टूट चुका है। ट्रैक का ये ऊपर से लिया गया नजारा और भी डरावना है, जहाँ दूर दूर तक लोग बेसुध गिरे पड़े हैं। इसी तबाही के बीच स्क्रीन पर चैप्टर 10 और एपिसोड 2 का टाइटल सामने आता है। ये टाइटल ही बता रहा है कि कहानी अब अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच गई है। अचांगा पूरी ताकत से चिल्लाती है, डोगजासी। हाँ, उसने हान मिंगो को सहारा दिया हुआ है जो पूरी तरह थका हुआ और बेहाल लग रहा है। उनके ठीक पीछे आग की लपटें उठ रही हैं और हवा में एक डरावनी सी विशाल आकृति मंडरा रही है जो किसी शिकारी की तरह उन पर नजर गड़ाए हुए। डोगजा थोड़ा दूर खड़ा होकर इस पूरे सीन को देख रहा है और अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि पुल का टूटना तो उसके लिए अनपेक्षित नहीं था, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हान म्यूंगो और यूसांगा भी उसके साथ यहाँ फंस जाएंगे। अब उसे इन दोनों की जान भी बचानी होगी। डोगजा गहरी सोच में डूबा ही होता था कि तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम मैसेज पॉप अप होता है। मैसेज में लिखा आता है, किसी को किसी कॉन्स्टेलेशन का फेवर मिला है। ये सुनकर डोगजा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस सर्वाइवल गेम में ये फेवर मिलना पासा पूरी तरह उलट सकता। सीन की शुरुआत होती है किम नामबुन के फटे हुए स्कूल यूनिफॉर्म और उस पर लगे नेम टैग से, जिस पर खून के धब्बे साफ दिख रहे हैं। डोगजा के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा है कि आखिर उसे ही क्यों होना था। माहौल बहुत ही भारी और डरावना लग रहा है। यहाँ हमें एक जरूरी जानकारी दी जाती है कि साधारण इंसानों से बने डेमोनिक लोग वैसे तो ज़ोंबी जैसे ही, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है, अगर इनका होस्ट यानी जिस इंसान से ये बने हैं वो पहले से ही बहुत ताकतवर हो तो ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और लो भाई, किम नामबुन का वो डरावना रूप हमारे सामने है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं और यूनिफॉर्म खून से लथपथ है। उसके मुंह से बस एक ही अजीब सी आवाज निकल रही है, इन्हीं ये देखकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। कैमरा नीचे की ओर झुकता है जहां नामबुन का मॉन्स्टर वाला शरीर खड़ा है और डोगजा के मन में बस ये चल रहा है कि उन सब में से वही क्यों। ये सिचुएशन अब हाथ से निकलती जा रही है और खतरा डोगजा के बिल्कुल सामने खड़ा है। आखिर वही क्यों? और डोगजा का दिमाग इस बात को मान ही नहीं पा रहा है। वो नामबुन के पैरों की तरफ देख रहा है, अब इंसान जैसे नहीं रहे। डर और हैरानी उसके चेहरे पर साफ पड़ी जा सकती है क्योंकि उसे पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। डोगजा अपनी एक्सक्लूसिव स्किल गोमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंटर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर नीली रोशनी चमकती है और वो नामबुन के अटैक को पढ़ने की कोशिश करता है जो हवा में तेजी से घूमते हुए उस पर हमला कर रहा है। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि ये स्किल कैंसिल हो जाती है। सिस्टम मैसेज आता है कि इस मॉन्स्टर के पास कोई कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही नहीं है, इसलिए उसके दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता। डोगजा बुरे पीछे की तरफ गिरता है और उसे समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ काम नहीं आएगी। डोगजा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इन डेमोनिक लोगों से लड़ रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द उस इवन ब्रिज को पार करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरफ सिर्फ 3 लोग बचे हैं और ब्रिज के नियम के हिसाब से किसी एक को पीछे रहकर दूसरों के लिए अपनी जान देनी होगी। टाइम बहुत कम बचा है, 15 मिनट और 23 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डॉके भी हवा में मजे लेते हुए कह रहा है कि क्या किसी कॉन्स्टेलेशन को इस बेचारी इनकारनेशन की मदद करने अब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोगजा की बॉडी अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है और वो बुरी तरह थक गया है। इसी बीच असिक्रेटिव प्लॉटर लाइक जज ऑफ फायर उसके बलिदान से इंप्रेस होकर उसे 100 कॉइन्स स्पॉन्सर करते हैं। सूरज डूब रहा है और पुल के उस ऊंचे ढांचे पर तबाही का साया मंडरा रहा है। चारों तरफ मलबा हवा में उड़ रहा है और माहौल एकदम डरावना हो गया है। वो डोगजा की हालत बहुत खराब है, वो बुरी तरह हाँफ रहा है और घुटनों के बल गिरा हुआ है। पुल की सतह पर वो अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश कर रहा है जबकि चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। तभी डोगजा अपना पैर जमाता है, उसके जूतों के नीचे की जमीन पर दबाव साफ दिख रहा है। अब वो अपनी आखिरी ताकत बटोर कर फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हार मानना उसका रास्ता नहीं है। डोगजा का चेहरा पसीने से लथपथ है और उसकी आंखों में गंभीर चिंता साफ नजर आ रही है। वो मन ही मन सोच रहा है कि शायद इस बार वो सच में मर जाएगा। उसे अफसोस है कि काश इस वक्त उसके पास कोई फाइटिंग स्किल होती तो वो इतनी लाचारी महसूस नहीं करता। अचानक एक नीली रोशनी चमकती है और सिस्टम का मैसेज आता है कि एक्सक्लूसिव स्किल अब बुक मार्कर एक्टिवेट हो। डोगजा एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि अगर ये स्किल सही समय पर काम कर जाती तो उसे इतनी मुश्किल नहीं होती। और भाई, डोगजा के पीछे एक विशाल नीली चमकती हुई किताब खुल जाती है। वो एकदम चौंक कर कहता है, बुकमार्क। ये देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाए।
क्या जबरदस्त जादुई विजुअल है ये। सिस्टम विंडोज की तो बाढ़ आ गई यार। एक कैरेक्टर टू बुकमार्क एक्टिवेट हो गया है और उसके पास 3 बुकमार्क स्लॉट्स खाली हैं। डोगजा के मन में एक सहज एहसास जागता है। उसे बिना किसी ट्रेनिंग के पता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो जोश में चिल्लाता है, बुकमार्क 1 को एक्टिवेट करो। तभी डोगजा के दिमाग में किम नामून की यादें बिजली की तरह कौंधने लगती है। वो पागल भरी हंसी और वो खतरनाक खंजर। नामून की वो पुरानी बात याद आती है कि एक नई दुनिया को नए कानूनों की जरूरत होती है। डोगजा को ताज्जुब होता है कि 3000 चैप्टर पढ़ने के बाद भी उसने ये स्किल पहले कभी नहीं देखी। डोगजा के चारों तरफ बैंगनी आभा फैल गई है और उसके पीछे किम नामून का वो मॉन्स्टर जैसा डरावना साया खड़ा है। डोगजा निबुति से एक खंजर पकड़ लिया है और अब वो पूरी तरह बदलने वाला है। नीचे एक छोटा सा मैसेज दिख रहा है, मैं मरना नहीं चाहता, जो डोगजा के अंदर की आग को और भड़का रहा है। डोगजा के शर्ट और टाई पर बैंगनी रंग की रहस्यमयी ऊर्जा की चमक दिखाई दे रही है, जैसे किसी बड़ी शक्ति का असर अभी खत्म हुआ हो। स्क्रीन पर नीली विंडोज चमक रही हैं, जिनमें मैसेज आता है कि उस कैरेक्टर किम नामबून के प्रति समझ अब बढ़ गई है। लेकिन उसी वक्त बुकमार्क एक एक्टिवेट यानी बंद हो जाता है, जिससे डोगजा वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ रहा है कि तभी अचानक एक नई नीली सिस्टम विंडो पॉप अप होती है, जिसमें ऐसा सिनेरियो एस्केप यानी यहाँ से भागने का मिशन शुरू हो गया है। इस टास्क की डिफिकल्टी लेवल गई है और इसे पूरा करने के लिए डोगजा को टूटे हुए पुल को पार करके ओक्सू स्टेशन तक पहुंचना होगा, पर टाइम लिमिट सिर्फ 20 मिनट की दी गई है और अगर वो इसे पूरा कर लेता है तो उसे 200 कॉइन्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। लेकिन फेल होने पर क्या होगा? वहां सिर्फ 3 सवालिया निशान लगे हैं। कैमरा अब पूरे ट्रैक का नजारा दिखाता है, जहां अनगिनत डेमोनिक लोग यानी म्यूटेंट्स यहाँ वहां गिरे पड़े हैं और डोगजा उनके बीच अकेला खड़ा बुरी तरह हांफ रहा है। पसीने से लथपथ डोगजा अपनी थकान जाहिर करते हुए कहता है कि सच में वो अब पूरी तरह पस्त हो चुका है। इतनी बड़ी सेना से अकेले लड़ना और इस हालात में सरवाइव करना सच में किस चमत्कार से कम नहीं है। अचानक माहौल बदल जाता है और हमें किसी अनजान शख्स की आंख और चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, जो दूर से डोगजा पर नजर रख रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो डोगजा का ही इंतजार कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि डोगजा को यहाँ पहुँचने में देर हो गई है, उसे तो काफी पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। आखिरकार डोगजा उस अनजान शख्स के सामने पहुंच ही जाता है। उसका पूरा चेहरा खून के धब्बों से भरा हुआ है और हाथ में एक खूनी खंजर मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो अपनी थकी हुई लेकिन अडिग नजरों से सामने देख रहा है। तो उसे देखते ही वो शख्स कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। ये मुलाकात कहानी में क्या नया मोड़ लाएगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 8 बाप रे, क्या जबरदस्त एंडिंग थी यार। डोगजा ने मौत के मुंह से निकलकर इस नए सब सिनेरियो में कदम तो रख दिया है, पर ये अनजान शख्स कौन है जो उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था? क्या ये कोई नया दुश्मन है, कोई छुपा हुआ साथी? आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जुड़े रहो यार। आज एपिसोड सच में होश उड़ा देने वाला है। एक तरफ मौत का साया है और दूसरी तरफ ऐसी एंट्री जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देगी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि डोगजा की लाइफ में अब असली तूफान आने वाला है। धमाका इतना जबरदस्त है कि पूरी स्क्रीन जैसे दहल उठी है। ब्रिज पे हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और वो नीली बिजली जैसा इम्पैक्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और बैकग्राउंड में बस एक ही आवाज गूंज रही है, इक्वाजिक। ऐसा लग रहा है जैसे मौत खुद वहां पहुंच गई हो और सब कुछ तबाह करने पर तुली है। ऊपर से देखो, तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। ब्रिज का वो हिस्सा ताश के पत्तों तरह बिखर रहा है और मलबा नीचे गिर रहा है। डोगजा की हालत तो देखो, उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में साफ डर दिख रहा है कि आखिर ये सब अचानक हो क्या रहा है। ये तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही और ये डरावना शोर माहौल को और भी भयानक बना रहा है। अचानक एक सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा सुकून वाला नहीं है। हवा के चलने की वो तेज आवाज हुई जैसे सी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। वो दूर तक फैली हुई पटरी और धुएं से भरा आसमान बता रहा है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। डोगजा की नजर उन लोगों पर है जो जान बचाकर एस्केलेटर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ मैनेजर हान मिंगो की हालत खराब है। वो बुरी तरह डरा हुआ है और कोई उसे जोर से झटका दे रहा है। डोगजा की आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी है, तो वो पसीने से तरबतर है और बस उस आने वाले अनजाने खतरे को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। डोगजा का चेहरा क्लोज अप में है, उसकी एक पसीने की बूंद और उसकी फटी हुई आंखें उसकी घबराहट बयां कर रही हैं। तो तभी एक भारी धमाका होता है और जमीन पर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। ये जूते चलने का अंदाज साफ इशारा कर रहे हैं कि कोई बहुत ही पावरफुल शख्सियत यहाँ लैंड कर चुकी है, जो पूरे गेम का पासा पलट सकती। ब्रिज के फर्श पर कोई गिरा हुआ है और तभी कैमरा उन लोगों की तरफ मुड़ता है जो ऊपर की ओर देख रहे हैं। उन सब के चेहरों पर जो खौफ है वो बता रहा है कि उनके सामने कोई मामूली इंसान नहीं खड़ा है। उनकी फटी की फटी आंखें और वो दहशत
सब कुछ साफ साफ कह रही है कि मौत अब उनके बिल्कुल सामने है। और यहाँ होती है असली एंट्री। ओमनिशियंट रीडर व्यू पॉइंट के टाइटल के साथ वो रहस्यमयी आदमी अपने लंबे काले कोट को लहराते हुए आगे बढ़ता है। डोगजा के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिससे मुझे मुकाबला करना है? डोगजा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आखिर किस लेवल के खतरनाक इंसान के सामने खड़ा है। डोगजा को लग रहा है कि ये सब नामुमकिन है। वो घबराहट में अपनी कैरेक्टर लिस्ट स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम पिंग करता है कि इस बंदे के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है कि उसे सिर्फ एक समरी लिस्ट में बदलना पड़ेगा। और स्क्रीन पर वो नाम चमकता है, यू जुंगयुक, एक रिग्रेशर जिसकी तीसरी टर्न चल रही है और जिसकी स्किल्स लेवल 8 और लेवल 10 तक पहुंच चुकी हैं। इससे पहले कि डोगजा कुछ समझ पाता, जुंगयुक उसका गला दबोचकर उसे हवा में उठा लेता है। डोगजा बुरी तरह खांस रहा है और जुंगयुक की आंखों में खतरनाक गुस्सा है जब वो पूछता है, तुम जिंदा कैसे हो? ये वही आदमी है जिसने इस बर्बाद दुनिया में सरवाइव करने का पहला रास्ता साबित किया था। रिग्रेशर जुंगयुक, जिसके साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू हुई थी और अब डोगजा की जान खतरे में है। सीन की शुरुआत होती है जहां यूसांगा बहुत ही परेशान दिख रही है। वो धीरे से डोगजा सी कहती है। उसके पीछे हान म्यूंगो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और उस दीवार जैसी चीज को छूने की कोशिश कर रहा है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे सबवे वाली वो बैरियर जैसी चीज अभी भी उनका रास्ता काट रही है और उन्हें डोगजा के पास जाने से रोक रही है। अब कैमरा सीधा डोगजा की तरफ मुड़ता है जहाँ रिग्रेशर जुंगयुक ने उसका गला बड़ी बेरहमी से दबोच रखा। जुंगयुक की आंखें बहुत ही ठंडी और डरावनी लग रही हैं, जैसे वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वो बहुत ही भारी आवाज में डोगजा से उसका नाम पूछता है। बेचारा डोगजा उस पकड़ की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा और बस क्या कह पाता है। उसकी आंखों में उस वक्त की दहशत साफ दिखाई दे रही है। जुंगयुक अपनी पकड़ ढीली नहीं करता और दोबारा वही सवाल दोहराता है कि मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। यहाँ डोगजा मन ही मन सोच रहा है कि भाई इसका एटीट्यूड तो देखो, ये तो पक्का प्रोटैगनिस्ट ही है। डोगजा को समझ आ गया है कि वो जिस दुनिया की कहानी पढ़ता था उसके सबसे खतरनाक किरदार के सामने खड़ा है। जुंगयुक का खड़ा होने का अंदाज ही बता रहा है कि यहाँ असली बॉस कौन है। आखिरकार डोगजा अपना नाम बताता है, किम डोगजा। ये सुनकर जुंगयुक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है और वो कहता है कि ये काफी अजीब नाम है। डोगजा भी हार नहीं मानता और कहता है कि मुझे अक्सर लोगों से यही सुनने को मिलता है। भले ही उसकी जान दांव पर लगी है, पर डोगजा अपनी हिम्मत जुटाकर बात करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि जुंगयुक के सामने डरना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। जुंगयुक डोगजा के शरीर को करीब से देखता है और नोटिस करता है कि इसका शरीर काफी मजबूत है। तो वो कहता है, क्या है कि लगता है तुमने कॉइन्स इस्तेमाल करना सीख लिया है। डोगजा दर्द से करा रहा है और खांसते हुए जवाब देता है कि मैं तुम्हारे बारे में भी यही कह सकता हूँ। वो अंदर ही अंदर हैरान है कि अभी तो सिर्फ एक मेन सिनेरियो और एक सब सिनेरियो ही खत्म हुआ है, फिर भी ये जुंगयुक अभी से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जुंगयुक को फालतू की बातें पसंद नहीं है और वो डोगजा को चेतावनी देता है कि अपनी सांस बर्बाद मत करो। वो साफ कर देता है कि अब से डोगजा सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देगा जो वो पूछेगा। वो डराते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आया? डोगजा के पास और कोई रास्ता नहीं है, वो बस ठीक है कह पाता है। जुंगयुक जाते जाते तो उसे अपनी जुबान पर लगाम रखने की नसीहत भी दे डालता है। तभी जुंगयुक हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? यहाँ डोगजा अपना मास्टर कार्ड खेलता है और झूठ बोलता है कि वो एक गेम कंपनी में काम करता और जुंगयुक एक फेमस प्रो गेमर है, इसलिए वो उसका फैन रहा है। उसी वक्त सिस्टम की नीली खिड़की चमकती है और मैसेज आता है कि यू जुंगयुक के प्रति डोगजा की समझ बढ़ गई है और वो पहले से ही इस किरदार को बहुत अच्छी तरह से जानता है। डोगजा यहाँ सच में इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वो मन ही मन कहता है कि ये झूठ नहीं था कि मैं तुम्हारा फैन था। अब वो 3000 चैप्टर्स तक जुंगयुक के साथ रहा है। उसने उसे पसंद किया, उससे नफरत की और उसका साथ दिया। ये सुनकर जुंगयुक थोड़ा रुकता है और कहता है कि फैन, काफी समय से ये शब्द नहीं सुना। वो डोगजा को इस बार तो छोड़ देता है पर कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन अभी भी बदली नहीं है। जुंगयुक अब डोगजा से सबसे जरूरी सवाल पूछता है कि तुम सबवे में जिंदा कैसे बचे। डोगजा को समझ आ जाता है कि जुंगयुक के दिमाग में क्या चल रहा है। सिस्टम उसे जुंगयुक की खतरनाक सोच दिखा रहा है कि उसे लगा था सिर्फ ली यूसुंग और किम नामबून ही बचेंगे। अब जुंगयुक सोच रहा है कि और डोगजा उसके लिए रुकावट बना तो वो उसे जान से मार देगा। नीचे एक टाइमर चल रहा है जिसमें 5 मिनट और 1 सेकंड बचे हैं और डोगजा कहना शुरू करता है कि मैं जिंदा बचा की। किम डोगजा अब यू जुंगयुक की आंखों में आंखें डाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि वो बस खुशी। तो उसने जुंगयुक को कहानी सुनाई कि पिछले कंपार्टमेंट में हुए एक धमाके की वजह से एक बच्चा लखड़ा गया था और डोगजा को उसका कीड़ों वाला पिंजरा मिल गया जिससे उसकी जान बच गई। जुंगयुक उसे गौर से सुन रहा है कि पर उसके चेहरे के सख्त हाव भाव बता रहे हैं
कि वो इतनी आसानी से यकीन नहीं करने वाला। जुंगयुक अब उस धमाके के बारे में सोच रहा है जो उसने खुद किया था। वो मन ही मन मानता है कि पिछली बार की लट, इस बार उसने जो धमाका किया उससे ट्रेन के बाकी सभी लोग मारे गए और ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसे याद आता है कि कहानी के हिसाब से किम नामबुन और ली यूसुंग को 3807 वाले उस बैटल रॉयल में बच जाना चाहिए था। बैकग्राउंड में बिखरी लाशें और खून इस बात का गवाह है कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। जुंगयुक की आंखों में अब भी गहरा शक बना हुआ है और वो डोगजा की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा। तो वो सोच रहा है कि अगर कीड़ों वाली बात सच भी मान ली जाए, अब फिर भी ये सब बहुत संदिग्ध है क्योंकि फ्यूचर अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो डोगजा के चेहरे को गौर से देख रहा है, जैसे उसकी रूह के अंदर झांककर उसके सारे राज जान लेना चाहता। जुंगयुक का हाथ डोगजा के गले पर और भी ज्यादा कसता जा रहा है और वो सोच रहा है कि ये लड़का एक बिगिनर क्योंकि हिसाब से जरूरत से ज्यादा शांत है। उसे इस बात पर हैरानी हो रही है कि डोगजा इस बदलती हुई दुनिया में इतनी अच्छी तरह कैसे ढल गया है और उसे पूरा शक है कि किम नामबुन को इसी ने खत्म किया है। डोगजा घुटते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मुझे छोड़ोगे? हमें साथ मिलकर ओक्सू स्टेशन चलना चाहिए क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा है। पर जुंगयुक उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि सब कुछ जरूरत से ज्यादा आसान और सुविधाजनक रहा। अब भाई, अब यहाँ जुंगयुक अपना सबसे खतरनाक दांव चलता है। उसकी आंख से निकलती वो तेज रोशनी देख रहे हो, ये उसकी एस ग्रेट स्किल गाई ऑफ सेजे है। डोगजा बुरी तरह घबरा जाता है और उसके मुंह से निकलता है कि ये तो जुंगयुक की वो खतरनाक स्किल है। ये स्किल किसी का भी एट्यूड विंडो खोल सकती है और उसकी हर छिपी हुई जानकारी को सामने ला सकती है, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर डिटेक्टिंग स्किल माना जाता है। जुंगयुक को लगा था कि वो डोगजा का कच्चा चिट्ठा खोल देगा, पर तभी एक जबरदस्त झटका लगता है। सिस्टम मैसेज आता है कि डोगजा की एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉलल एक्टिवेट हो गई है और उसने जुंगयुक की गाय ऑफ सेजा को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। जुंगयुक बुरी तरह हक्का बक्का रह गया है और गुस्से में चिल्लाता है, कमीने, आखिर तुम हो कौन? उधर बैकग्राउंड में सब सिनेरियो की घड़ी टिक टिक कर रही है और अब ओक्सू स्टेशन पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट चकंड का समय बचा है। तो बाप रे, डोगजा की फोर्थ वॉलग ने तो कमाल ही कर दिया। जुंगयुक जैसा पावरफुल बंदा भी हैरान रह गया। अब देखना यह है कि ये दोनों उस 2 मिनट के अंदर स्टेशन पहुंच पाएंगे या नहीं। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त, कहानी अब और भी खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहना। यार, आज का एपिसोड तो एकदम तबाही होने वाला है। यू जुंगयुक और किम डोगजा के बीच की ये टक्कर अब उस मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन। डोगजा की एक ऐसी सीक्रेट स्किल सामने आने वाली है जो जुंगयुक जैसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर को भी हिलाकर तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध बांध लो और चलो देखिए इस खतरनाक खेल में डोगजा अपनी जान कैसे बचाता है। जैसे ही यू जुंगयुक अपनी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अचानक स्क्रीन पर नीली बिजली जैसी एनर्जी कड़कने लगती है। एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉलग ने आई ऑफ सेजो को ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डोगजा के पास ऐसी कोई स्किल है जो जुंगयुक की सबसे बड़ी ताकत को बेकार कर दे। जुंगयुक के मुंह से बस एक करा निकलती है और ये उसे अपनी आंखों में एक झटका महसूस होता है, जैसे किसी ने उसे बीच में ही रोक दिया हो। वो डोगजा की गर्दन पकड़े हुए है और दोनों के बीच में सुनहरी बिजली जैसी ताकतें टकरा रही हैं। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि लग रहा है अभी कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। कैमरा अब उन दोनों के हाथों और शरीर के पास जूम करता है, जहां वो सुनहरी एनर्जी पागलपन की तरह नाच रही है। जुंगयुक ने डोगजा को पूरी ताकत से दबोच रखा है और डोगजा भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। डोगजा के बैग की स्ट्रैप हवा में उड़ रही है और इस पूरे सीन में जो टेंशन है ना भाई, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जुंगयुक का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो रहा है। अब वो डोगजा को घूरते हुए उसे अबास्टर्डे यानी कमीना कहता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस मामूली इंसान को वो मारना चाहता था, अब वो उसकी आई ऑफ सेजर को आखिर चुनौती कैसे दे सकता है। उसकी नफरत साफ दिखाई दे रही है। अब डोगजा की हालत देखो, उसकी गर्दन जुंगजबूत हाथों में जकड़ी हुई है और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है। वो चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन? ये उसकी आंखों में खौफ तो है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। जुंगयुक का हाथ उसके गले को इतनी जोर से दबा रहा है कि किसी की भी रूह कांप जाए। ये हमारा टाइटल कार्ड है, लिखा है चैप्टर 12 एपिसोड 2, जिसका नाम है प्रोटागोनिस्ट नायक और ये पार्ट 6 है। बैकग्राउंड में हमें डोगजा की शर्ट का कॉलर और उसकी टाई दिख रहे हैं, जिसे जुंगयुक ने बेरहमी से पकड़ रखा है। कहानी अब अपने असली नायक की पहचान पर सवाल उठा रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम के ढलते सूरज में टूटे हुए पुल का नजारा दिखता है। डोगजा मन ही मन सोच रहा है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास गाय ऑफ सेजर को ब्लॉक करने वाली स्किल होगी। वहीं दूसरी तरफ जुंगयुक की सोच बिल्कुल साफ और खतरनाक है, अब मुझे इसे अभी मारना होगा। यहाँ तो जान दांव लगी है। जुंगयुक की आंखों में वो पीली चमक फिर से दिखाई देती है जो डोगजा के दिल में दहशत भर देती है। डोगजा सोच रहा है कि बुकमार्क के बाद
अब ये फोर्थ वॉल क्या बला है। उसे अपनी ही स्किल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जुंगह्युक की नजरों में सिर्फ मौत का पैगाम है और वो डोगजा के वजूद पर शक कर रहा है। डोगजा को समझ आ जाता है कि चीजें बहुत ज्यादा उलझ गई हैं और जुंगह्युक अब उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसे अपना प्लान बदलना होगा। वो चिल्लाकर जुंगह्युक से कहता है, तुम्हें ऐसे भरोसन साथीमियों की जरूरत है जिन पर यकीन कर सको। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है कि तुम अकेले 46वां सिनेरियो पार नहीं कर सकते। ये डोगजा ने सीधे जुंगह्युक की कमजोरी पर वार किया है। जुंगह्युक एकदम से ठिक जाता है और डोगजा को हवा में लटकाए हुए ही पूछता है, क्या तुम्हें ये सब कैसे पता। मुझे ये मत कहना कि तुम भी एक रिग्रे, यानी वो डोगजा के ग्रेसर होने पर शक करता है। डोगजा बड़ी ही शांति से जवाब देता है कि ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अखेल अब सच में दिमागी होने लगा है, क्योंकि किम डॉग पूरी गंभीरता के साथ यू जुंगह्युक को समझा रहा है कि अगर रिग्रेसर्स अपनी पिछली जिंदगी वाले कामों को दोबारा नहीं दोहराएंगे तो आखिरकार उन्हें एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ेगा जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी। डोगजा खुद को उसका साथी बनाने की पेशकश कर रहा है और कह रहा है कि वो उन कमियों को भर सकता है जो जुंगह्युक में है। डोगजा के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है क्योंकि उसकी जान इस वक्त दांव पर लगी है। यहाँ हमें एक स्मार्टफोन की काली स्क्रीन दिखाई दे रही है और जो डोगजा के पुराने जीवन और उस नॉवेल की याद दिलाती है। तो डोगजा अपने मन में सोच रहा है कि वो जुंगह्युक के लिए एक अप्रोफिटर यानी भविष्य बताने वाले की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो इस पूरी कहानी का इकलौता रीडर है। ये पल बहुत ही गहरा है क्योंकि डोगजा को पता है कि उसकी नॉवेल पढ़ने की आदत थी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन। अयू जुंगह्युक के चेहरे का निचला हिस्सा और उसका काला कोट स्क्रीन पर हावी है। वो डोगजा की बातों पर गौर कर रहा है और सोच रहा है कि एक भविष्य बताने वाला वाकई उसके लिए सबसे अच्छा साथी साबित हो सकता है। अब वो न केवल 46वें सिनेरियो के बारे में सोच रहा है बल्कि उन गजरतुस्त्र कमीनों के खिलाफ अपनी होने वाली जंग के बारे में भी सोच रहा है जहां उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। हपुल के बैकग्राउंड में जुंगह्युक ने अब भी डोगजा को उसकी गर्दन से पकड़ रखा है, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि क्या वो डोगजा पर भरोसा कर सकता है। डोगजा की हालत खराब है और वो संघर्ष कर रहा है। इसी बीच एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि सिनेरियो पूरा करने के लिए अब सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं, जिससे तनाव और भी बढ़ जाता है। हमें जुंगह्युक की आंखों का क्लोज अप दिखाया गया है जहां उसके इरादे अब साफ हो रहे हैं। वो अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहता है उसने तय कर लिया है और वो डोगजा को अपना साथी बनाएगा। जुंगह्युक की आंखें बहुत ही प्रभावशाली और डरावनी लग रही हैं, जिससे पता चलता है कि वह डोगजा के भविष्य का फैसला कर चुका है। ये पुल के ऊपर का एक वाइड शॉट है जहां शाम के सूरज की किरणें आ रही हैं और जुंगह्युक ने डोगजा को एक हाथ से हवा में लटका रखा है। डोगजा इस अचानक आए फैसले से इतना हैरान है कि उसके सिर के पास एक बड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। डोगजा के पैर हवा में झूल रहे हैं और वो पूरी तरह से जुंगह्युक के रेमोक्रम पर है। डोगजा का चेहरा पूरी तरह से घबराया हुआ है और उसके मुंह से चीख निकलती है। गवाह जुंगह्युक उसे जिस बेरहमी से पकड़े हुए है उससे डोगजा की गर्दन की नसें तक तन गई हैं। बैकग्राउंड में उड़ती हुई धूल और जुंगह्युक की ताकत का अंदाजा इस पैनल से साफ लगाया जा सकता है। जुंगह्युक अब पटरियों के पास डोगजा को घसीटते हुए ले जा रहा है। डोगजा बुरी तरह खांस रहा है और जुंगह्युक से विनती कर रहा है कि रुको, मुझे छोड़ दो। जुंगह्युक बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता जा रहा है और डोगजा को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। डोगजा के शरीर की स्थिति दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। डोगजा खांसते हुए अपनी गर्दन को सहला रहा है और राहत की सांस लेता है कि कम से कम वो बच गया। वो सोच रहा है कि किसी तरह उस खतरनाक रिग्रेसर को मना ही लिया, लेकिन तभी सिस्टम मैसेज वार्निंग देता है कि बहुत ज्यादा डूबकर स्किल इस्तेमाल करने से उसकी दिमागी ताकत यानी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है और उसकी एक्सक्लूसिव ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट डीएक्टिवेट हो गई है। डोगजा का साइड प्रोफाइल दिख रहा है और वह थोड़ा परेशान है क्योंकि उसकी स्किल बंद हो गई है। अब फिर भी वो खुश है कि उसने कहानी के शुरुआत में ही जुंगह्युक के साथ हाथ मिला लिया और पुल पार कर लिया है। लेकिन तभी जुंगह्युक उसे रोकते कहता है कि वो उससे एक आखिरी चीज पूछेगा। जुंगह्युक की आवाज में फिर से वही कड़ाई लौट आई है। किम डोगजा का चेहरा देखो यार, एकदम पसीने से तरबतर हो रखा है और उसकी आंखों में अजीब सी कशमकश साफ दिख रही है। वो मन ही मन सोच रहा है कि उसे ये हाथ छोड़ देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। उसके दिमाग में बस एक ही गाली गूंज रही है कि ये बंदा यानी यू जुंगह्युक तो पूरी तरह से पागल है। तभी कैमरा यू जुंगह्युक की तरफ मुड़ता है जो चुपचाप अपनी गहरी नजरों से डोगजा को देख रहा है। डोगजा अभी भी इसी सदमे में है कि ये साइको आखिर चाहता क्या है और उसका गुस्सा साफ झलक रहा है। माहौल इतना ज्यादा भारी हो गया है जैसे बड़ा तूफान आने वाला हो और डोगजा बस अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है। डोगजा खुद को संभालता है क्योंकि उसे पता है कि वो जुंगह्युक को किसी और से बेहतर जानता है। वो मन ही मन पक्का करता है कि अगर ये वही जुंगह्युक है जिसे वो जानता है तो उसे रिस्क लेना होगा। वो हिम्मत जुटाकर साफ शब्दों में कहता है
कि आगे बढ़ने से पहले उसे दो बातें कहनी है। जुंगयुक बस एक खामोश इशारा करता है, जैसे वो सुनने को तैयार हो। अब डोगजा की आंखों की चमक देखो। वो सीधे मुद्दे पर आता है और अपनी पहली शर्त रखता है। वो साफ कह देता है कि वो जुंगयुक का नौकर यानी सबऑर्डिनेट नहीं है। वो चाहता है कि अब से जुंगयुक उसे बराबरी का सम्मान दे और उसके साथ ठीक से पेश आए। अब भाई, मौत के कगार पर खड़े होकर ऐसी बराबरी की बात करना सच में कलेजा चाहिए। वो अपनी दूसरी बात कहता है कि वो कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन जुंगयुक को भी उसके साथ मिलकर काम करने का वादा करना होगा। जुंगयुक बड़ी अजीब नजरों से उसे देखता है और उससे अपना जवाब मांगता है। डोगजा गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अपना हाथ छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी चीख पुल पर गूंज उठती है और जुंगयुक उसे जोर से झटका देता है। जुंगयुक ठंडी आवाज में कहता है कि उसे अब यकीन हो गया है कि डोगजा वाकई एक प्रॉफिट है और वो उसे सीधा नीचे पानी में फेंक देता है। डोगजा नीचे गहरे अंधेरे में गिरते हुए बस यही सोच पाता है कि क्या ये वाकई सच में हो रहा है। स्क्रीन पे सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि तुम सिनेरियो क्लियर करने में फेल हो चुके हो। तो ये एकदम खेल ही पलट गया। यार भाई, ये क्या बवाल देख लिया हमने। यू जुंगयुक ने किम डोगजा के साथ ऐसा धोखा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डोगजा अब मौत के मुंह में गिर रहा है और सिनेरियो भी फेल हो गया है। अब क्या डोगजा खुद को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? कहानी अब एकदम डार्क मोड ले चुकी है। इस जबरदस्त क्लाइमैक्स के बाद अब अगले एपिसोड का इंतजार करना मुश्किल होने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज डोगजा ऐसी मुसीबत में फंसने वाला है जहां से बचना लगभग नामुमकिन है। यू जुंगयुक ने उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया है और अब सारा दारोमदार डोगजा की सूझबूझ पर है। चलिए देखते हैं कि क्या वो इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा या नहीं। ये चारों तरफ गहरा अंधेरा है और बस पानी के कुछ बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। माहौल इतना शांत और डरावना है कि ऐसा लग रहा है जैसे डोगजा किसी बहुत ही खतरनाक जगह की गहराइयों में खो गया है। यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। तो तभी हमें डोगजा का चेहरा दिखाई देता है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। उसकी आंखें बंद हैं और वो सोच रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसे हर हाल में हिम्मत बनाए रखनी होगी। डोगजा को पता है कि अगर वो यहाँ बेहोश हो गया तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका सा होता है और पानी की लहरें डोगजा को तेजी से ऊपर की तरफ उछाल देती हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि डोगजा पूरी तरह से उसके काबू में आ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस चीज के अंदर फंस गया है। डोगजा झटके से पानी की सतह पर आता है और जोर से हांफते हुए एक लंबी सांस लेता है। वो बुरी तरह से खांस रहा है और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है और वो बस किसी तरह हवा के लिए तड़प रहा है। डोगजा का चेहरा पूरी तरह से भीगा हुआ है और उसके बालों से पानी टपक रहा है। वो अपना खोलकर जोर जोर से सांसें ले रहा है, जैसे कि उसने अपनी जान दांव पर लगा दी हो। उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि वो इस वक्त कितने बड़े शारीरिक दर्द और तनाव से गुजर रहा है। और थोड़ा संभलने के बाद डोगजा ऊपर की ओर देखता है और सोचता है कि चलो, कम से कम वो बिना टुकड़ों में बंटे सीधे पेट तक पहुंचने में कामयाब रहा। वो अधेरे पानी में तैर रहा है और अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। डोगजा अपने पास मौजूद लाइट जलाता है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो एक विशाल जीव के पेट की दीवारों के बीच फंसा हुआ है। वो गुस्से और हैरानी में कहता है कि धत तेरे की, यह तो बहुत ही गंदी जगह है। डोगजा एक टूटे हुए मलबे पर पालथी मारकर बैठ जाता है और ये जुंगयुक के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि वो कमबख्त साइको खाक का साथी है। वो क्या उसे लगता है कि उसका साथी बनने के लिए मुझे इतना सब झेलना होगा। डोगजा को एहसास होता है कि जुंगयुक इतना ताकतवर है कि लोग उसे मसीहा मानने लगे थे, इसलिए वो अकेला हो गया। तभी मैसेज लॉग्स चमकते हैं। कॉन्स्टेलेशन कट्रिमर ऑफ द हिडन ग्रोटोग और हिस्टोरिकल ओरेटर उसकी बातों से खुश होकर उसे 100 कॉइन्स देते हैं, लेकिन अमेलिस कॉन्स्पिरेटर थोड़ा निराश है। डोगजा को पता चलता है कि सी सरपेंट ने हिलना शुरू कर दिया है और गरुइंड वर्ल्ड सर्वाइवल के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, वरना पेट का एसिड उसे पिघला देगा। अरे भाई, तभी अंधेरे में एक हंसी गूंजती है। कोई कह रहा है कि ये तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि खेल अब असल में इंटरेस्टिंग होने वाला था। डोगजा बस शांत खड़ा है और उस आवाज की तरफ देख रहा है जो उसे इस मुसीबत में मजे लेते हुए टोक रही है। अचानक एक जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट के साथ अंधेरे के बीचों बीच एक सफेद रोशनी का गोला फूटता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादुई पोर्टल खुल रहा हो या कोई यहाँ प्रकट होने वाला है। माहौल एकदम से टेंस हो गया और डोगजा बस उस चमक को देख रहा है। और देखो, ये छोटा सफेद फूला हुआ डॉक्के भी यहाँ प्रकट हो गया। डोगजा उसे देखकर बस इतना पूछता है कि क्या वो एक इम्प है। डॉक्के भी मजे लेते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहे। उसे उम्मीद थी कि डोगजा यहाँ डर के मारे चीखेगा, तो तभी डोगजा एक ऐसा बम फोड़ता है कि डॉक्केबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कि वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डॉक्केबी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से बस एक हैरान कर देने वाला निकलता है, डोगजा ने पूरा पासा ही पलट दिया है। डोगजा के मन में एक अलग ही लेवल का संकल्प नजर आ रहा है। वो कहता है कि बस देखते जाओ यू जुंगयुक,
मैं न केवल यहाँ से जिंदा बचकर निकलूंगा बल्कि कुछ ऐसा हासिल करूंगा जिससे मैं तुम्हारे सामने बराबरी से खड़ा हो सकूं। वो वहाँ समुद्री जीव के पेट के अंदर मल पे बैठा हुआ काफी सॉलिड लग रहा है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि अंत में तुम्हारे पास मुझे अपना साथी बनाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचेगी। एक तरफ वो विशाल समुद्री सांप पानी में तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ यू जुगयुग का वो रोबिला अवतार दिखाई दे रहा है, जिसे अब डोकजा सीधी चुनौती दे रहा है कि डॉक्केबी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर सकता है। वो पूछता है कि तुम सच में मेरा वेट कर रहे थे। डोकजा बहुत ही शातिर तरीके से कहता है कि हाँ, आखिर तुम्हें मुझसे कॉइन्स वसूलने हैं, है ना? कॉइन्स का नाम सुनते ही डॉक्केबी का ध्यान पूरी तरह बदल जाता है। डोकजा यहाँ अपना मास्टर प्लान खोलकर रख देता है। वो समझाता है कि चूंकि वो सिनेरियो फेल कर चुका है तो अब डॉक्केबी को पेमेंट के तौर पर कॉइन्स की जरूरत होगी। वो सामने दिख रही सिस्टम विंडो की ओर इशारा करता है जहाँ कठिनाई लेवल बी और 2000 कॉइन्स का इनाम लिखा, और वो कहता है कि अगर फेल होने पर जान जानी होती तो सजा वाले सेक्शन में साफ लिखा होता, अन्य कि ये 3 क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब है कि यहाँ नेगोशिएशन का पूरा मौका है। डोकजा यहाँ एकदम रिलैक्स्ड है भाई। वो जानता है कि कॉन्स्टेलेशन उसे देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। वो मन ही मन ये कैलकुलेशन कर रहा है कि अगर इस डॉक्केबी का इरादा उसे मारना होता तो वो यहाँ उससे मिलने आता ही नहीं। उसे समझ आ गया है कि ये डॉक्केबी खुद उससे कुछ चाहता है। और देखो भाई, डॉक्केबी बिह्यूम की तो एकदम जल गई है। वो जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है और सोच रहा है कि ये मामूली इंसान आखिर खुद को समझता क्या है। लेकिन असली धमाका तब होता जब डोकजा सीधे उसे नाम से बुलाता है, कलो रैंकिम्प बिह्यूंगर। बिह्यूंग की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे किसी ने उसके सारे राज खोल दिए हों। वो पागलों की तरह चीख रहा है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और एक मामूली इंसान को ये सब कैसे मालूम हो सकता। डोकजा बस मजे लेते हुए कहता है कि आजकल स्ट्रीमिंग में मजा नहीं आ रहा ना, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन बहुत कंजूस हो गए हैं। नीचे सिस्टम विंडोज भी चमक रही हैं जहाँ कुछ कॉन्स्टेलेशन डोकजा की असली पहचान जानने के लिए एकदम बेताब हो रहे हैं। यहाँ डोकजा पूरा सिस्टम समझा देता है। वो कहता है कि स्टार स्ट्रीम असल में पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जहाँ सब्सक्राइबर्स कॉन्स्टेलेशन है, एक्टर्स हम इंसान हैं और इम्प्स यानी तुम लोग इन दोनों के बीच का पुल हो। और फिर वो बिन्यू को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे वो ठुकरा ही नहीं पाएगा। क्या तुम एक किंग इम्प नहीं बनना? डोकबा और बिरेयोंग जैसे बड़े डॉक्केबीज को पीछे छोड़कर पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान स्टोरी टेलर बनने का। अब आता है आज का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। डोकजा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे आंखों में आंखें डाल कहता है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो बिह्यूंग। वो खुलेआम वादा करता है कि वो बिह्यूंग को एक किंग इम्प बना देगा। भाई, डोकजा ने तो सीधे गेम के मास्टर के साथ ही हाथ मिलाने की चाल चल दी है। अब बिह्यूंग क्या करेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डोकजा का एक कॉन्फिडेंस देखकर तो मैं भी हिल गया भाई। एक डॉक्केबी को ही पार्टनर बनाने का ऑफर दे दिया। अब बिह्यूंग इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाएगा या कुछ नया बवाल होगा? कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। और हाँ, अगर वीडियो मस्त लगा तो लाइक और सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एकदम कड़क अपडेट के साथ। यार, पिछला एपिसोड क्या ही गजब था। डोकजा उस विशाल मॉन्स्टर के पेट में पहुंच गया है और अब सर्वाइवल का असली खेल शुरू होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि डोकजा इस मौत के कुएं से कैसे बाहर निकलता है और उसकी अगली चाल क्या होगी। एकदम क्लोज हमें उस डोकेबी की डरावनी स्माइल दिखाई देती है। उसके नुकीले दांत स्क्रीन पर चमक रहे हैं और वो हंसते हुए कहता है क्या। अगले ही पल कैमरा जूम आउट होता है और वो डोकेबी जोर जोर से कहा हा करके हंसने लगता है। डोकजा जमीन पर बैठा है और उस हवा में उड़ते हुए डोकेबी को देख रहा है। वो डोकेबी डोकजा का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है कि तुम पागल हो, तुम सच में एक पागल इंसान हो। स्क्रीन पर बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाता है और सिर्फ उस डोकेबी के शब्द गूंजते हैं। आगे कहता है कि मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने बैकर सिलेक्शन में सारे कॉन्स्टेलेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ हमें वो पुराना सिस्टम इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ स्पॉन्सर चुनने के ऑप्शंस मौजूद थे। डोकजा अपनी टाई को थोड़ा ढीला करते हुए बड़ी शांति से जवाब देता है अब बिल्कुल सही। फिर वो याद करते हुए कहता है कि बैकर सिलेक्शन स्टेज के दौरान पुल पार करने से पहले ये मैंने उनमें से किसी को भी नहीं चुना था। डोकजा की उंगली उस सिस्टम स्क्रीन की तरफ इशारा कर रही है। तो तभी डोके भी सीरियस होकर कहता है अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें स्टार स्ट्रीम के बारे में कैसे मालूम है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हारा वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। है वो साफ कर देता है अब मैं इम्प हूँ, कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा स्टार बैकर नहीं बन सकता। डोकजा उस पानी में तैरते हुए मलबे पर बैठा है और डोके भी तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तुमसे कभी मेरा बैकर बनने के लिए नहीं कहा। ये डोके भी हैरान होकर पूछता है क्या। फिर तब डोकजा अपनी असली चाल चलता है अब मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारा चैनल। वो डोके भी खुद को सिकोड़ कर एकदम छोटा सा और कंफ्यूज लग रहा है और पूछता है
अब मेरा चैनल। तो फिर डोकजा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, का लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो चलो मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ जी। फिर वो सीधा पॉइंट पर आता है, अब मैं तुम्हारे चैनल के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही दोक्के भी झटके में लाल टेक्स्ट में चिल्लाता है, गवेट, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? ये डोकजा बस इतना कहता है, अब बिल्कुल सही। ये सुनते ही वो दोक्के भी अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि कितना बकवास है। या अगले ही पल उसका चेहरा एकदम खौफनाक हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी लाल चमकती आंखें स्क्रीन पर आ जाती हैं और वो गुस्से में फुफकारता है, मुझे नहीं पता तुमने ये सब कहाँ से सीखा, लेकिन एक मामूली इंसान की एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? डोकजा उसके इस डरावने रूप को देखकर भी बिल्कुल नहीं घबराता। वो शांति से पूछता है कि तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट करने का एक इंसेंटिव है? क्योंकि मेरे पास कोई स्टार बैकर नहीं है। जो दोक्के भी हैरान होकर बोलता है। ये डोकजा उसे स्टार स्ट्रीम का बिजनेस मॉडल समझाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारा चैनल क्यों ज्वाइन करते हैं? स्टार स्ट्रीमर्स के सब्सक्राइबर्स को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक फेमस चैनल बनने के लिए तुम्हें उन दोनों में से कम एक ग्रुप को अट्रैक्ट करना होगा, या तो बढ़िया एंटरटेनमेंट देकर या फिर अच्छे पोटेंशियल वाले इनकारनेशंस को ढूंढकर। यहाँ डोकजा के चेहरे का क्लोज अप दिखता है, वो पसीने से लथपथ है और थोड़ी सांस लेते हुए बोल रहा है। उसका एक हाथ हवा में उठा हुआ है, मानो वो अपनी पूरी बिजनेस पिच दोक्केबी के सामने रख रहा हो। डोकजा की बात को बीच में ही काटते हुए वो छोटा दोक्केबी चिढ़कर बोल पड़ता है। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो लगता है तुम्हें काफी अच्छी जानकारी है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अब वो आगे ताना मारते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम अभी तक ट्रिपल डिजिट सब्सक्राइबर्स नहीं पहुंच पाए। ये फिर एक काले बबल में लाल टेक्स्ट के साथ वो चिल्लाता है, बकवास बंद करो और सीधे काम की बात पर आओ। डोक नाम मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो कहता है, एक क्या हो अगर एक ऐसा चैनल हो जो ऑफन सिकरसा और इनकारनेशन सिकरसा दोनों को अट्रैक्ट करे। वो ये सुनते ही वो दोक्के भी अपने हाथ बांधे हुए वहीं का वहीं सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो हकलाते हुए कहता है, कई इम्पॉसिबल। डोकजा उसे पूरा बोलने का मौका ही नहीं देता। अगले ही पल हमें दोक्केबी के चेहरे का निचला हिस्सा दिखता है और डोकजा अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा इनकारनेशन हो जिसी भी कॉन्स्टेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है? और इस बात ने दोक्केबी की बोलती बंद कर दी है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल एक्सक्लेमेशन मार्क चमक रहा है। दोक्केबी की लाल आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है। डोकजा उसे पूरा लॉजिक समझाता है। हाँ, वो कॉन्स्टेलेशन जो सिर्फ इनकारनेशंस की तलाश में है, वो चैनल छोड़ देंगे चाहे कोई इनकारनेशन कितना भी दिलचस्प क्यों ना हो, अगर उसके पास पहले से ही एक स्टार बैकर मौजूद है। तो डोकजा आगे एक और बम फोड़ता है कि और क्या हो अगर वो इनकारनेशन किसी स्टार बैकर के भी बाकी इनकारनेशन से कहीं ज्यादा केपेबल साबित हो जाए। इस पैनल में डोकजा पानी में तैरते हुए मलबे पर बड़ी शांति से पालथी मारकर बैठा है और उसका एक हाथ नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। फॉरग्राउंड में हमें दोक्केबी के सींग नजर आ रहे हैं। दोक्केबी को आखिरकार पूरी बात समझ आ जाती है। वो हकलाते हुए कहता है, स्टार बैकर, अमू मुझे मत बताना कि इसी वजह से तुमने। दोक्केबी सदमे में अपना वाक्य पूरा करता है, लाल अक्षरों में चिल्लाते हुए, एकमू मुझे मत बताना कि इसी वजह से तुमने कोई स्टार बैकर नहीं चुना। डोकजा एक हल्की सी स्माइल के साथ बड़ी शांति से जवाब देता है, अब बिल्कुल सही। वो डोकजा आगे कहता है, तब वो कॉन्स्टेलेशंस शायद अभी पागलों की तरह परेशान हो रहे होंगे और तुमसे चैनल वापस चालू करने के लिए कह रहे होंगे। डोकजा की पीठ दिख रही है और वो कहता है, अब वो सब पक्का बहुत क्यूरियस होंगे। बैकग्राउंड में हमें कॉन्स्टेलेशंस के कमेंट्स उड़ते हुए दिखते हैं। क्या वो फ्यूचर देख सकता है? अब कक्यासी सरपेंट ने उसे खा लिया और क्या वो सच में क्लेयरवॉयंट है? जो डोकजा आगे कहता है, ताकि वो पागल कौन है जो रिटर्नर के खिलाफ जा रहा है। ये सुनकर दोक्के भी पूरी तरह से बौखला जाता है। उसके शरीर से नीली रोशनी फूटने ले और वो गुस्से में चिल्लाता है, अये बकवास बंद करो। एक आम इंसान किसी स्टार बैकर वाले इनकारनेशन के सामने टिक ही नहीं सकता। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। ये फिर वो डरते हुए लाल टेक्स्ट में पूछता है, करू रुको, तुम आखिर हो कौन? डोकजा पूरे स्वैग में अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक किंग बना दूंगा, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ये साबित कर दूंगा कि ये पॉसिबल है कि तुम्हें बस चुप रहना है और वैसा ही करना है जैसा मैं कहता हूँ। और ये दोक्के भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर घबराते हुए कहता है, गेट्स चलो पहले सिनेरियो फेल करने की फीस निपटा लेते हैं। अभी के लिए मुझे 5100 कॉइन्स पे करो। और वे डोकजा बड़ी ही चिल वाइब के साथ उसे रोकता है और कहता है, कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैं फेल नहीं हुआ? ये दोक्के भी एकदम ब्लैंक होकर पूछता है, हम। ये तभी डोकजा एक स्माइल के साथ सोचता है कि उसने सक्सेस कंडीशन पूरी कर ली है। दोक्के भी अभी भी डोकजा की बात से खौफ में है। उसकी लाल आंखें फटी हुई हैं। डोकजा उसे ऑर्डर देता है, अब बस चैनल वापस चालू करो। कैमरा डोकजा की तरफ घूमता है
जो पानी में बैठे हुए अपने टाई को ढीला कर रहा है। तो उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है और वो एक उंगली उठाते हुए कहता है, गए जल्दी ही शुरू होगा। तो तभी जोरदार नीले टेक्स्ट में अटिंग की आवाज गूंजती है। दोक्केबी की आंखें झटके से खुल जाती हैं, उसके पसीने छूट रहे हैं और वो डर के मारे चिल्ला पड़ता है। उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो खुल जाती है जिस पर लिखा है का न्यू सिनेरियो हैज बिगन। सिस्टम स्क्रीन का क्लोज अप आता है जहां हिडन सिनेरियो की डिटेल्स साफ साफ लिखी हैं। इसका नाम है कमांडर स्लेयर और टाइप हिडन, डिफिकल्टी है प्लस, क्लियरिंग कंडीशन है सरपेंट यतियो कमांडर को मारना और उसके पेट से बाहर निकलना। टाइम लिमिट 10 दिन की है, रिवॉर्ड में 8000 कॉइन्स मिलेंगे और अगर फेल हुए तो सजा है मौत। दुख के भी घुटनों के बल बैठ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, गौ मेरे प्यारे कॉन्स्टेलेशंस प्लीज शांत हो जाइए। वही वो एक नीली स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और सफाई देते हुए कहता है, ये चैनल सर्वर इश्यूज की वजह से डाउन हो गया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे खुद बंद नहीं किया था। दोग के भी अभी मिन्नतें कर रहा है, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट्स दे रहा हूँ प्लीज, मैं एक इम्प हूँ। आपको पता है ना कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुरंत मार दिया जाएगा। और फिर लाल टेक्स्ट में वो चिल्लाता है, क्या आप सभी जानते हैं कि स्टोरी टेलर्स की कसम कोई मामूली बात नहीं है। इसी बीच डोगजा दोक्केबी के पीछे खड़ा है और उसके सामने एक बड़ी नीली होलोग्राफिक स्क्रीन खुली हुई है। डोगजा एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, कस्टार स्ट्रीम का विकेस स्टोर जिसे लॉन्च करने के लिए मैंने ब्यूंग को धमकी दी थी। ये डोगजा स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या यहाँ बिक्री के लिए बस यही सब है? यहाँ कोई सर्च फंक्शन होना चाहिए। डोगजा के सामने स्टार स्ट्रीम का कैश स्टोर खुला है जिसका नाम है हाइम्स रक्सेका। स्क्रीन पर एक हॉट स्टार्टर पैकेज दिख रहा है और नीचे कई सारे आइटम्स की लिस्ट है जिनकी कीमत 900 से लेकर 1,50,000 कॉइन्स तक है। दोक्के भी कहता है, कैश सिर्फ तभी एक्सेस किया जा सकता है जब चैनल लाइव हो, इसीलिए ये ऐसा है। डोगजा की बात से चिढ़कर दोक्के भी अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए कहता है, चारे तो तुम पहले मेरी मदद क्यों नहीं करते? डोगजा स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि इंसान हो या एम्प्स, उनकी सेल्स टेक्निक्स एक जैसी ही होती हैं। ये फिर वो अपनी चाल तय करते हुए कहता है, अब मुझे 2 चीजें सर्च करनी है। तो ये दोक्के भी हार मानकर कहता है, सर्च बार नीचे राइट कॉर्नर में है। ये डोगजा बस इतना कैथेक्स। डोगजा की पीठ दिख रही है और वो मन ही मन सोच रहा है, चलो देखते हैं सर्च प्रोडक्ट या एंशिएंट ड्रैगन। ये दोक्के भी ये सुनकर उछल पड़ता है, उसकी आंखें फटी हुई है और वो सदमे में चिल्लाता है, अब बाप रे, तो तुम्हें गैंसियन ड्रैगन के बारे में कैसे पता? ये डोगजा स्क्रीन की तरफ देखते हुए बड़े कैजुअल तरीके से जवाब देता है, मैंने बस एक रैंडम नाम लिया जो सुनने में कूल लगा। स्क्रीन पर एक बहुत ही रेयर और चमचमाता हुआ एंशिएंट ड्रैगन हार्टर दिखाई देता है। डोगजा सोचता है, ये वीडियो गेम्स में बहुत कॉमन है। जो आइटम का टीयर एसएस है और इसकी कीमत 15 लाख कॉइन्स है। डोगजा अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे हुए सोच रहा है, अग्रोइंड वर्ल्ड सर्वाइवल के हिसाब से इस हार्ट का ओनर अभी इटली में है। वे दोक्के भी पीछे खड़ा है और उसकी आवाज आ रही है जो झूठ जैसी लग रही है। डोगजा सोचता है, बहुत ही लकी इंसान है, इतना महंगा आइटम अपने अमीर स्टार बैकर की वजह से मिल गया। फिर वो हल्का सा पछताते हुए सोचता है, जैसे मोमेंट्स मुझे थोड़ा रिग्रेट फील कराते हैं कि मैंने कोई स्टार बैकर क्यों नहीं चुना। इसके बाद वो सर्च गर्च अग्रेंड डेविल्स आई बॉलक और फिर असर्च अपेल। दोक्के भी इस बार सच में खिसिया जाता है। वो गुस्से में डोगजा की तरफ देखकर चिल्लाता है, का तुम्हें इन दोनों के बारे में भी कैसे पता? डोगजा उसे इग्नोर करते हुए अपनी स्क्रीन पर फोकस रखता है। दोक्के भी आगे पूछता है, और आखिर तुमने क्या खरीदा? यहाँ हमें वो आइटम दिखते हैं जो डोगजा ने खरीदे हैं। वो पानी के बीच खड़ा है और दोक्के भी उससे हैरान होकर पूछता है, क्या ये 4 म्यूसिलेज और 4 थॉर्न्स हैं? तुम इन कबाड़ चीजों का करने वाले हो? ये डोगजा बड़ी ही रुखी आवाज में जवाब देता है, का तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। डोगजा अपने हाथ में उन लंबे और नुकीले कांटों और थैलियों को पकड़े हुए है। सिस्टम पर उसकी स्क्रीन खरीदारी की डिटेल्स आती हैं। स्टोनहॉक्स शार्प थॉर्न है, कीमत 100 कॉइन्स, और गहमर हॉर्सफिश म्यूसिलेज है, इसकी कीमत भी 100 कॉइन्स। एक और नीली स्क्रीन फ्लैश होती है, यू हैव यूट 100 कॉइन्स है। डोगजा उन चीजों को अपनी बेल्ट में बांधने लगता है तो दोक्के भी उसे वार्न करता है, का तुम इन्हें रिफंड नहीं कर सकते, तुम्हें ये पता है ना? ये डोगजा बिना उसकी तरफ देखे कहता है, मुझे पता है। ये तभी ऊपर से 2 कॉन्स्टेलेशंस के मैसेज आते हैं। पहला, अ कॉन्स्टेलेशन विद कॉन्स्पिरेटरा आपके प्लान्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, और दूसरा, अ कॉन्स्टेलेशन या एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन आपको निराशा से देख रहा है। अब वो डोगजा स्क्रीन बंद करते हुए मन में सोचता है, तक किसी ने तुमसे देखने को नहीं कहा। इसी बीच एक छोटी सी आवाज आती है और सिस्टम विंडो बताती है, चैनल #BI7623 बंद हो गया है। दोक्के भी डोगजा से कंफर्म करते हुए पूछता है, का तुम भूले तो नहीं होना? फिर डोगजा का चेहरा सीरियस है, वो पसीने से लथपथ है और कहता है, मैंने अभी तक तुम्हारे ऑफर के लिए हाँ नहीं कहा है। डोगजा अपनी कमर पर बांधी हुई थैलियों और कांटों को सेट करता है। वो कहता है, हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। फिर वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, अगर मैं सफलतापूर्वक इस सिनेरियो को क्लियर कर लेता हूँ। ये सुनकर दोक्के भी जाने की तैयारी करता है और कहता है, ठीक है, खैर
मुझे अब जाना होगा। इसे क्लियर करने के लिए गुड लक। वो जाते जाते बड़बड़ाता है, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। ये डोगजा एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने हाथ में एक लंबा कांटा पकड़े हुए कहता है, जो करना है करो। ये दोक्के भी गुस्से में कहता है, तुम सच में एक बदतमीज लड़के हो। इसी सरपेंट के पेट के अंदर तेज रोशनी चमकती है और सिस्टम विंडो में लिखा आता है, चैनल हैशटैग भी 7623 वापस शुरू हो गया है। दोक्केबी की आवाज गूंजती है, तो उम्मीद है तुम इसे मजेदार बनाओगे। डोगजा अपनी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 21:41 का टाइम दिखा रहा है। वो सोचता है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इससे पहले कि सी सरपेंट ना पेट का एसिड रिलीज करे। डोगजा अपने हाथ में खरीदी हुई एक थैली को उल्टा करता है और उसमें से कोई काली और चिपचिपी सी चीज उसके हाथ पर गिरती है। ये शायद वही गैमर हॉर्सफिश म्यूसिलेज है। वो इसे लेकर आगे बढ़ता है। अगले पैनल में वो उस चिपचिपी चीज को सी सरपेंट के पेट की दीवार पर घिसने लगता है कि उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर लगता है कि वो इस बारे में पहले से बहुत श्योर है। पेट की दीवार पर जहां जहां उसने वो चीज लगाई है वहां बड़े बड़े छेद हो गए हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। वो म्यूसिलेज सच में बहुत पावरफुल एसिड जैसा काम कर रहा है। तभी डोगजा चिल्लाता है, अय शुरू हो रहा है, और सी सरपेंट के पेट में हलचल शुरू हो जाती है। अब पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है और पेट की दीवारें सिकुड़ने लगी हैं। डोगजा उस खरीदे हुए अस्ट्रोनॉक्स शार्प थॉर्नर को जोर से पकड़ता है। उसका हाथ कांप रहा है और वो खुद से कहता है, हमें चाहे जो हो जाए इसमें सरवाइव करूंगा। और फिर पूरी ताकत के साथ वो चिल्लाता है, गहम अगर, और उस कांटे को लेकर सीधा सी सरपेंट के पेट की दीवार की तरफ झपट पड़ता है। उसका एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक है। यार, डोगजा सच में पागल है। उसने इसी सरपेंट के पेट के अंदर ही उसके खिलाफ एक प्लान बना लिया। अब देखना यह है कि क्या वो इस अजीब से आइटम से इस मॉन्स्टर को मार पाएगा और बाहर निकल पाएगा। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए रेडी रहना। कमेंट में बताओ डोगजा की ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी। यार, आज के एपिसोड में जो होने वाला है ना, वो तुम्हें पूरी तरह हिला कर रख देगा। अपना सीट बेल्ट कस के बांध लो, क्योंकि डोगजा की असली जर्नी अब बस शुरू ही हो रही है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। सीन की शुरुआत होती है पानी के बहुत ही नजदीक से। हमें एक डार्क रंग का अजीब सा मांसल और खुरदरा टुकड़ा पानी में तैरता हुआ दिखता है। अचानक उस टुकड़े में एक हल्की सी हलचल होती है, जैसे कोई चीज फड़क रही हो। कैमरा जूम आउट होता है और एक पूरा बर्बाद शहर हमारे सामने आ जाता है। पीछे गगनचुंबी इमारतों से आग की लपटें उठ रही हैं और काला धुआं पूरे आसमान को ढक रहा है। शहर के ऊपर के आसमान में चमकते हुए उल्कापिंड या मिसाइल जैसी आकृतियां तेजी से नीचे की तरफ गिर रही हैं। नीचे पानी के ऊपर भी तबाही का मलबा तैर रहा है। नजारा सीधे रात के अंधेरे आसमान की तरफ शिफ्ट होता है। वो चमकती हुई आकृतियां बिल टूटते तारों की तरह आसमान से सीधे जमीन की ओर एक साथ तेजी से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई प्रलय आ रही हो। और तभी पानी को जोर से चीरते हुए एक विशाल समुद्री राक्षस बाहर निकलता है। उसका भयानक जबड़ा पूरा खुला हुआ है, जिसके अंदर अनगिनत खौफनाक और नुकीले दांत साफ दिख रहे हैं। अब पानी के बड़े बड़े छींटे उड़ रहे हैं और इस दानव का आकार दिल दहला देने वाला है। उस विशाल दानव के निकलने से पानी में एक भयानक और गहरा भंवर बन जाता है। लहरें गोल गोल तेजी से घूम रही हैं और पानी का बहाव इतना तेज झुका है कि वो सब कुछ अपने अंदर खींचने लगा है। और इस भयंकर बहाव में डोगजा फंस चुका है। वो पानी के अंदर तेजी से उस भंवर में नीचे खिंचता जा रहा है। उसके चेहरे पर दहशत है, आंखें फटी की फटी हैं और वो जोर से चिल्ला रहा है। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया हुआ है, जैसे बचने की आखिरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन बहाव बहुत तेज है। सीन एकदम से बदलता है। हम डोगजा के चेहरे को बिल्कुल पास से देखते हैं। वो झटके से सांस लेते हुए होश में आता है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं और चेहरे से पसीना बह रहा है। उसने अपने दांत कसकर भींचे हुए हैं, जैसे अभी किसी बहुत भयानक सपने या याद से बाहर आया हो। काले बैकग्राउंड पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, काह कितना समय बीत चुका है, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? मैं तो बस एक आम रीडर हूँ, मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ। तभी हम डोगजा की आंख को फिर से खुलते हुए देखते हैं और वो सोचता है, तो ये कोई सपना नहीं था। कैमरा पीछे हटता है और हम देखते हैं कि डोगजा एक अजीब सी जगह पर लेटा हुआ है, जहाँ उसके ठीक ऊपर बड़े बड़े सफेद नुकीले दांत लटक रहे हैं। वो उस राक्षस के पेट के अंदर है और तभी एक लाल रंग के बल्ब में आवाज गूंजती है जो कहती है, अतो तुम सच में कमाल के हो। सीन की शुरुआत नीले रंग के सिस्टम मैसेजेस से होती है। स्क्रीन पर साफ लिखा आता है कि कुछ कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारी सरवाइव करने की क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और मैसेज फ्लैश होता है, कॉन्स्टेलेशंस ने तुम्हें 100 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। बैकग्राउंड में कुछ डार्क सा दिख रहा है, लेकिन ये मैसेजेस बता रहे हैं कि डोगजा ने कुछ बहुत बड़ा कर दिखाया है। अब हम डोगजा को बिल्कुल पास से देखते हैं। भाई की हालत सच में बहुत खराब लग रही है। वो बुरी तरह हाँफ रहा है और उसके पूरे कपड़ों और चेहरे पर काला खून या कोई अजीब सा लिक्विड लगा हुआ है। अब पसीने से तरबतर डोगजा सोचता है कि इस स्टेज के शुरू हुए अब 4 दिन बीत चुके हैं। वो काले रंग के टेक्स्ट बॉक्स में कहता है कि इस तरह से स्टोन पोर्क स्पीशीज का इस्तेमाल करना मैंने कभी नहीं सोचा था। अचानक कैमरों के पेट की खुरदरी
और मार्शल दीवारों पर फोकस करता है, वहाँ बिजली की तेज कड़कड़ाहट जैसी पीली चमक दिखाई देती है। कोई दर्द से बुरी तरह करा रहा है। आह, अर्घ। ये दर्दनाक आवाजें उस पेट के अंदर गूंज रही हैं और वो खौफनाक दीवारें झटके खा रही हैं। और तभी हवा में उड़ता हुआ वो छोटा सा डोकैबी हैरान होकर लाल रंग में को आके साथ रिएक्ट करता है। नीचे डोकजा पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ता है और तभी एक के बाद नीले सिस्टम मैसेजेस की लाइन लग जाती है। लिखा आता है, हिडन सिनेरियो खत्म हो गया है, तुम्हें मुआवजे के रूप में 9,000 कॉइन्स मिले हैं और तुम पहले इंसान हो जिसने एक ग्रेड 7 स्पीशीज का सफलतापूर्वक शिकार किया है, जिसके लिए 1,000 कॉइन्स का अचीवमेंट रिवॉर्ड मिला है। भाई, डोकजा ने लिटरली उस दानव को अंदर से मार गिराया है। डोकजा हांफते हुए जमीन पर लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और राहत है। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहता है, अमय बच गया। और तभी हमें काले बॉक्सेस में लाल टेक्स्ट कुछ जानकारी मिलती है। लिखा है कि स्टोन हॉग एक ऐसी अजीब प्रजाति है जो तट पर रहती है और वो छोटी प्रजातियों को खाकर जिंदा। अगले सीन में डोकैबी हैरत से उस दीवार को देख रहा है जहां एक बड़ा सा कांटा फंसा हुआ है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल डाइजेस्टिव फ्लूइड्स के छेदों को बंद करने के लिए किया जाएगा। तो तभी सिस्टम मैसेज आता है कि कुछ कॉन्स्टेलेशंस ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्हें ये पहले से पता था और उन्होंने 100 कॉइन स्पॉन्सर किए हैं। डोकैबी आगे बोलता है कि उसे नहीं पता था कि हैमरसी हॉर्स का म्यूकस इतना असरदार होगा। यार, ये पैनल पूरी स्ट्रेटेजी खोल देता है। डोकजा ने हैमरसी हॉर्स का म्यूकस 100 कॉइन्स में खरीदा था, जिसका 124 का स्टॉक था। उसने कांटों से हमला करने से पहले ही अपने कपड़ों और स्किन पर वो म्यूकस लगा लिया था ताकि वो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स से बच सके। सिस्टम मैसेज बताता है कि डोकजा का स्टेमिना 11 से बढ़कर 12 हो गया है। उसने उन कांटों के जरिए उस इस्थियोसौर दानव की जीवन शक्ति खींच ली थी। एक्सक्लूसिव स्किल अफोर्थ वॉलन ने उसका दर्द कम किया। डोकैबी उसकी सर्वाइवल स्किल की तारीफ करता है, लेकिन डोकजा अपने एटीट्यूड में कहता है, अब बकवास बंद करो और डोकैबी बैग खोलो। आखिरी पैनल में डोकजा पॉकेट से उस नुकीली चीज से दानव की दीवार पर एक जोरदार वार करता है। झटके से वो दीवार टूटती है और अंदर से एक बेहद चमकदार नीले रंग का जादुई गोला बाहर आता है। सिस्टम स्क्रीन पर तुरंत आइटम का नाम फ्लैश होता है, इचथ्योसौर कोर। डोकजा ने फाइनली मेन बॉस का वो कीमती कोर हासिल कर लिया है। इस सीन फिर से उस गुफा के अंदर का है। डोकजा अपने हाथ में वो चमकता हुआ इचथ्योसौर कोर लिए खड़ा है। वो डोकैबी बिह्यूंग से सीधा कहता है, मैं इसे बेचूंगा, इसे डोकैबी ऑक्शन के लिए रख दो। और फिर वो एक शर्त रखता है, एक्सचेंज के लिए आइटम का ब्रोकन फेथ होना चाहिए। ये बिन्यूंग उसकी इस बेबाक बात पर हैरान होकर काले बॉक्स में लाल टेक्स्ट में कहता है, का तुम सच में। डोकजा की आंखों में एक शातिर चमक है। वो मुस्कुराते हुए बियूंग की बात काटता है और कहता है, कहाँ और मैं इसे खरीदूंगा। वे डोकजा पूरी तरह से गेम को अपने कंट्रोल में कर रहा है। वो आगे बोलता है, अगले स्टेज पर जाने से पहले चलो एक नजर एड्स पर डाल लेते हैं। लेकिन तभी बियूंग उसे टोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको। एक लाल टेक्स्ट बॉक्स फ्लैश होता है जिसमें लिखा है, अको स्टेशन सर। वो आगे कहता है, कंटिन्यू। कैमरा बिह्यू जूम होता है। वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिख रहा है। उसके छोटे से चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और उसकी आंखों में चमक है। उसके चारों ओर खुशी से चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं। डोकजा शांति से खड़ा उसे देख रहा है। अब बिह्यू की ये अचानक आई खुशी साफ बता रही है कि डोकजा के प्लान ने काम कर दिया है। सीन अचानक से एक नीले रंग के सिस्टम स्क्रीन पर शिफ्ट होता है। यह एक ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। इसमें साफ लिखा है कि इनकारनेशन डोकजा बियूंग बयूलो के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जो सारे सिनेरियो खत्म होने तक या डोकजा की मौत तक लागू रहेगा। दूसरी शर्त है कि डोकजा कभी कोई स्पॉन्सर नहीं चुनेगा। तीसरी शर्त, डोकजा सिर्फ बियूंग के चैनल पर ही एक्टिव रहेगा। और चौथी शर्त, दोनों स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले रेवेन्यू को आपस में बांटेंगे, जो आपसी बातचीत से तय होगा। नीचे एक लाल चेक आउट बटन है। यार, ये कॉन्ट्रैक्ट तो डोकजा की पूरी किस्मत बदल देगा। बियूंग हवा में उड़ते हुए डोकजा के सामने वो नीली कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीन खोलता है और कहता है, एरा कॉन्ट्रैक्ट। डोकजा उस स्क्रीन को घूरते हुए सोचता है, मैं गैप हूँ। तभी बियूंग लाल टेक्स्ट बॉक्स में पूछता है, क्या इंसानों को ये पसंद नहीं है? अगर इसका कोई मतलब नहीं है? डोकजा बिना किसी झिझक के जवाब देता है, ठीक है, चलो इसे करते हैं। अगर वो आगे कहता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, सब कुछ ठीक है सिवाय एक चीज के। क्योंकि डोकजा की आवाज में कॉन्फिडेंस है। वो साफ दिखा रहा है कि वो किसी भी झांसे में नहीं आने वाला है। बियूंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, सबसे जरूरी हिस्सा वहां है तो? और फिर वो लाल टेक्स्ट बॉक्स में गुस्से से बोलता है, का तुम्हारा क्या मतलब है? बस कह दो कि तुम राजी हो। एक ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट आत्मा का समझौता होता है। वो डोकजा पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। डोकजा मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे पर आता है। वो बिह्यूंग से कहता है, मैं पे रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ। ये डोकजा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान है और वो सोचता है, जैसे कि तुम नहीं जानते। बेबियू थोड़ा घबराते हुए जवाब देता, हाँ। डोकजा का कॉन्फिडेंस साफ बता रहा है
कि वो इस गेम के सारे नियम पहले से ही जानता है। वो डोकैबी हार मान लेता है और लाल बॉक्स में कहता है, अडैम मैं समझ गया, तो तुम्हें एक अलग डाउन पेमेंट देना होगा। फिर वो पूछता है, कतो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? तो डोकजा अपने हाथ कमर पर रखकर खड़ा है, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान है। वो जवाब देता है, कहाँ? और कुछ और भी बिंग झटके से पूछता है, क्या? अब क्या? डोकजा अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। अब वो बिल्कुल बेखौफ होकर बिह्यूंग से सीधा डिमांड करता है, मुझे 5,000 कॉइन्स दो। यार, ये बंदा सीधे एक डुकैबी से बार्गेनिंग कर रहा है, और वो भी इतने बड़े अमाउंट की। असीन शिफ्ट होता है पानी की सतह पर, जहाँ कुछ हलचल हो रही है, और फिर एक जोरदार छप की आवाज के साथ डोकजा पानी से बाहर निकलता है। वो जोर से चिल्लाता है पानी के छींटे चारों तरफ उड़ रहे हैं। वो फाइनली उस दानव के पेट से बाहर आ गया है। डोकजा पानी से निकलकर एक बर्बाद शहर के किनारे आता है। वो बुरी तरह हांफ रहा है। वो घुटनों के बल बैठकर सोचता है, अब बाहर की दुनिया देखे हुए 4 दिन बीत चुके हैं। ये डोकजा ने अपने कपड़े का एक हिस्सा पकड़ा हुआ है। वो आगे सोचता है, मेरा ओरिजिनल गोल 2 दिन का था। ये फिर वो अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचता है, कयू जोंगह्युक को भी 4 दिन लगे थे, तो ये इतना भी बुरा नहीं है। काले बॉक्स में लिखा आता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये हम देखते हैं कि डोकैबी बियुंग हवा में उड़ रहा है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है और वो चिल्ला रहा है, मुझे 5,000 कॉइन्स दो। ये डोकजा मुस्कुराते हुए सोचता है, शायद मैंने अपनी सोच से कहीं ज्यादा पैसे कमा लिए। अगर डोकजा आगे चलता है और सोचता है, अरे मजेदार था, मेरे पास इससे पहले कभी कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जो वो खुश होते हुए सोचता है, अरे कमाल की बात है कि मैं अकेला रीडर हूँ। जब तभी एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, द एक्सक्लूसिव स्किल अफोर्थ वाला इस्तेमाल में है। अचानक डोकजा के सामने एक एरर मैसेज आता है। वो हैरान होकर पूछता है, स्किल अफोर्थ वाला सिस्टम एरर? फिर वो ऊपर देखकर कहता है, कहाँ? मैं अपना फंक्शंस विंडो नहीं खोल पा रहा हूँ, इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। और डोकैबी भी कंफ्यूज होकर लाल बॉक्स में कहता है, द इम्पॉसिबल, शायद ये कोई ग्लीच है। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है कि डोकैबी ने सिस्टम को इंटर करने की कोशिश की है। और फिर एक और मैसेज आता है, एक्सक्लूसिव स्किल गफोर्थ वाला एक्टिवेटेड। जो डोकैबी का चेहरा झटके से सफेद पड़ जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बुरी तरह डर जाता है। डोकैबी का ये डरा हुआ रिएक्शन कर डोकजा भी हैरान रह जाता है। लाल बॉक्स में एक आता है। डोकजा सोचता है, ये सोचना कि ये स्किल एक डुकैबी पर भी भारी पड़ सकती है। पैर डोकजा नंगे पैर उस बर्बाद शहर में आगे बढ़ रहा है। तभी सिस्टम मैसेज आता है, तुम दूसरे मेन सिनेरियो के रीजन में पहुंच चुके हो। और फिर एक और मैसेज आता है, कई सिनेरियो के एरिया की जमीन बुरी तरह से प्रदूषित है। जो डोकजा को अचानक से खांसी आने लगती है और वो दर्द से गऊग चिल्लाता है। वो अपना चेहरा ढकते हुए कहता है, यहाँ हवा में पर्पल रंग का धुआं उड़ रहा है। एक नया मैसेज आता है, तुम जहरीली धुंध के संपर्क में आ गए हो। और फिर एक कॉन्स्टेलेशन मैसेज फ्लैश होता है, कॉन्स्टेलेशन ब्लेबिसल ड्रैगना एक शातिर मुस्कान दे रहा है। आगे और आखिरी पैनल में वो पूरा बर्बाद शहर दिखता है, जहाँ पर्पल रंग की धुंध फैली हुई है और बड़े अक्षरों में लिखा आता है, शुरू होता है। हब वह यार क्या एपिसोड था। डोकजा ने फाइनली डोकैबी को अपने जाल में फंसा लिया और बाहर भी आ गया, लेकिन अब वो एक और भयानक खतरे में फंस चुका है, ये जहरीली धुंध और ये नया कॉन्स्टेलेशन। आगे क्या होगा ये देखने के लिए मैं तो बहुत बेताब हूँ। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें डोकजा की ये बार्गेनिंग कैसी लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ। यार, आज के एपिसोड में ना बवाल होने वाला है। पिछले एपिसोड में डोकजा ने उस विशाल मॉन्स्टर को अंदर से फाड़ कर रख दिया था, लेकिन अब बाहर की दुनिया और भी खतरनाक हो चुकी है। तो चलो देखते हैं कि अब ये सर्वाइवल गेम कौन सा नया मोड लेता है। शुरुआत में हमें एक बिल्कुल सुन सड़क का नजारा देखने को मिलता है। आसमान का रंग शाम की वजह से बैंगनी हो चुका है और इमारतें एकदम शांत खड़ी हैं। इस पूरे इलाके में अजीब सी खामोशी छाई हुई है और कोई हलचल नहीं दिख रही है। अचानक से वो शांति टूट जाती है। एक बहुत ही विशालकाय कीड़े का पैर, जो किसी बड़े मेंटिस के पैर जैसा लग रहा है, जोरदार आवाज के साथ स्क्रीन पर पड़ता है। बैकग्राउंड पूरा बैंगनी है और लाल रंग में एक बड़ा सा साउंड दिखता है जो उस झटके को महसूस कराता। अब वो नुकीला पैर बिजली की तेजी से नीचे आता है और सड़क के किनारे लगे खंभों और तारों को चकनाचूर कर देता। हमला इतना जोरदार है कि हवा में धूल और मलबा उड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। नजारा बदलता है और हम एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर का बोर्ड देखते हैं। अंदर की तरफ डोकजा जमीन पर बैठा हुआ है और जल्दी जल्दी शेल्फ से सामान निकालकर अपने प्लास्टिक बैग में भर रहा है। उसने अपने मुंह में एक चमकती हुई गोल नीली चीज दबा रखी है। तो तभी सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकती है जिस पर चेतावनी लिखी है, सिनेरियो एरिया पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, गहरी सांस लो और जल्दी से अंडरग्राउंड की तरफ भागो। डोकजा दोनों हाथों में भरे हुए बैग लेकर खड़ा होता है। अब वो सोचता है कि उसे जल्दी अंडरग्राउंड पहुंचना होगा।
उसने इस चीज को ढूंढने में बहुत समय लगा दिया है। सिस्टम में उस नीले आइटम का नाम एलेन फॉरेस्ट एसेस दिखाई देता है। डोकजा मन ही मन कहता है कि जैसे ही इस आइटम का असर खत्म होगा उसे उससे पहले अंडरग्राउंड पहुंचना ही होगा। डोकजा जैसे ही बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर जमीन पर रेंगती हुई एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है और वो बुरी हालत में है। वो कांपते हुए कहती है, मुझे बचा लो प्लीज। डोकजा उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या सच में अभी भी कोई यहाँ जिंदा है? यहाँ हमें चैप्टर 16 का टाइटल दिखता है, लाइन ऑफ हिपोक्रेसी। अगले ही पल डोकजा उस लड़की को अपनी पीठ पर लादकर पूरी तेजी से भागने लगता है। ये वो दौड़ते हुए सोचता है कि जमीन के ऊपर मुख्य रास्ते पहले ही तबाह हो चुके हैं। अब वो आगे सोचता है कि यहाँ से सबसे नजदीक सिर्फ एक ही जगह है, अंडरग्राउंड स्टेशन। वो भागते हुए ग्युमहो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, लेकिन वहां का भारी मेटल शटर नीचे गिरा हुआ है। डोकजा निराश होकर कहता है, धत तेरे की, क्या यह वाला भी बंद है? अब फिर वो हार ना मानते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, शायद दूसरी तरफ का रास्ता खुला हो। वो दौड़कर चौथे अंडरग्राउंड एग्जिट पर पहुंचता है। डोकजा उस भारी शटर को नीचे से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को जोर लगाते हुए कहता है, दो। लेकिन तभी अचानक हवा को चीरते हुए एक बहुत तेज हमला सीधा उसकी तरफ आता है। स्क्रीन पर हैरानी दिखाने वाला एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है। अरे भाई! डोकजा और उस लड़की को देखकर स्टेशन के अंदर खड़े लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। अंदर 3 आदमी खड़े हैं और उनमें से एक हैरानी से चिल्लाता है, अब क्या बकवास है? और दूसरा आदमी डोकजा को शटर उठाने से रोकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है और कहता है, का दरवाजा खोलो। अंदर खड़ा आदमी घबरा कर डोकजा से कहे, नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, दफा हो जाओ यहाँ से। वह डोकजा शटर को पकड़े हुए ही शांति से जवाब देता है, मेरे साथ एक घायल इंसान है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और चिल्लाता है, कई जगह पहले ही लोगों से खचाखच भरी हुई है, हमें और लोगों की जरूरत नहीं है। क्योंकि डोकजा उसकी बात सुनकर बड़ी ही ठंडी आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी समस्या है। फिर डोकजा जोर लगाकर शटर को पूरा ऊपर खींच देता है। शटर के उठने की तेज आवाज आती है और अंदर खड़े लोग घबराकर पीछे हटने लगते हैं। एक आदमी तो डर के मारे चिल्ला पड़ता है, अरे भागो यहाँ से। ये डोकजा लड़की को सहारा दिए हुए अंदर की तरफ बढ़ता है और तभी सिस्टम की आवाज आती है कि आपने एक सेफ जोन में प्रवेश किया है। डोकजा उस लड़की को जमीन पर आराम से बिठाता है और उसे वही नीली चमकती हुई चीज देते हुए कहता है, इसे अपने मुंह में रख लो। क्योंकि वो उसे समझाता है कि पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जहर के असर को खत्म कर देगा। अचानक लड़की की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं और वो पीछे की तरफ देखकर चौंक जाती है। डोकजा सोचता है कि क्या अवेज ऑफ सर्वाइवल में इसके जैसी कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर थी। ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से तो इसके जैसे कैरेक्टर्स का बाहर ही मरना तय था। डोकजा सोच में पड़ जाता है और कहता है, अब क्या मैं एक बार कैरेक्टर लिस्ट देखूं? लेकिन तभी लड़की एक तरफ इशारा करते हुए चिल्लाती है, कब? हाँ, वही है। लड़की की बात सुनकर डोकजा झटके से पीछे मुड़ता है और दोनों की नजर एक ही दिशा में जाती है। सामने कुछ लोग खड़े हैं और डोकजा को देखकर हैरान रह जाते हैं। एक आदमी जो शायद लोगों का लीडर लग रहा है, वह डोकजा से पूछता है, तुम कौन हो? वह आदमी गुस्से से चिल्लाता है, अकिम डोकजा। यह सुनकर डोकजा चौंक जाता है और कहता है, किम डोकजा, यही नाम है ना तुम्हारा? डोकजा शांत भाव से जवाब देता है, कहाँ? सही कहा। वो आदमी अब और भी ज्यादा भड़क जाता और पूछता है, किसने पूछा था तुमसे? तुम खुद को समझते क्या हो? फिर वो आदमी उस लड़की की तरफ घूरते हुए कहता, वो औरत। डोकजा मन ही मन सोचता है कि क्या हाशी पर धकेल दिए गए ग्रुप में से है। वो आदमी आगे कहता है, क्या तुम उसके साथ वापस नहीं आए? अब वो आदमी जोर से हंसते हुए कहता है, कहा हाँ, मुझे सच में बहुत अफसोस है। तो चियोडू ह्यूंग को शायद सबसे पहले मुझे ही पीटना चाहिए था। डोकजा सोचने लगता है कि चियोल्डू, क्या अवेज ऑफ सर्वाइवल में इस नाम का कोई कैरेक्टर था? अगर उसे याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह इस दुनिया में होने वाली किसी भी अलग घटना को बदल नहीं पाएगा। डोकजा आगे सोचता है कि उसने माना था कि यह एपोकेलिप्स के बाद इस तरह की घटनाओं का होना। डोकजा आगे सोचता है, बहुत ही घिसी पिटी बात होगी। आगे वो आदमी अब एक धमकी भरी मुस्कान के साथ कहता है, अरे तुम उस औरत को हमें सौंप दो। हो तो वो क्या है वहां पर? अब वो आदमी अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, काउन बैग्स को यही छोड़ दो और निकल जाओ, अब फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कि डोकजा मन ही मन सोचता है कि असली इंसान तो उसकी कल्पना से भी ज्यादा घिसे पिटे हैं। डोकजा उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, ए प्रवाह। या तभी सिस्टम की 2 नीली विंडो चमकती हैं। पहली में लिखा है, कॉन्स्टेलेशन गडेमन लाइक जज ऑफ फायर मुक्त लोगों को देखकर खुश है। और दूसरी में लिखा है, कॉन्स्टेलेशन गडेमन लाइक जज ऑफ फायर उस आदमी के पीछे खड़े स्पॉन्सर देख नापसंदगी जता रही है। डोकजा एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचता है, मेरे लिए बुरा नहीं है। डोकजा उस गुंडे को पीटते हुए सोचता है कि शायद वो उन लोगों को बचा सकता था, लेकिन सच कहूं तो क्या वो बस यही नजारा नहीं देखना चाहता था? तभी डोकजा उस गुंडे का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दे मारता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, क्यों? वाह! डोकजा उसके ऊपर झुकते हुए कहता है,
मुझे नहीं लगता कि तुम अभी कुछ भी बोलने की हालत में हो। इस बीच सिस्टम की नीली विंडो चमकती है जिसमें लिखा है ऑकफ्रंट शेल लेवल 1 ने कैरेक्टर बैंक चियोल्डू की स्किल के असर को रोक दिया है। डोगजा उस जमीन पर गिरे हुए आदमी को घूरते हुए सोचता है, क्योंकि अमोनार्क ऑफ स्मॉल फ्राइजे अपने अवतारों पर दया न दिखाने के लिए बदनाम है। वह आदमी को देखते हुए कहता है, तो मैं उसे यहीं छोड़ने वाला था, लेकिन अब बात कुछ और है। तभी पीछे खड़े हुए बाकी दो गुंडे घबराकर चिल्लाते हैं, करू रुको, प्लीज नुग निम को जाने दो। डोगजा उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि इंसान कमजोर होते हैं तो इतने के कमजोर इंसानों में इतनी क्रूरता की क्षमता भी कैसे हो सकती है। अब वो सोचता है, दुनिया तबाह हो गई है जैसी बातें से एक बहाना है। तुमने ये सब क्यों किया? क्या सिर्फ अपनी फितरत की वजह से? डोगजा सोचता है कि ये सिर्फ ऐसे बेवकूफ हैं जो अवतार का टैग लगाकर घूम सकते हैं और गमोनार्क ऑफ स्मॉल फ्राइजे जैसे नीच कॉन्स्टेलेशन के मजे ले सकते हैं। अब वह आदमी खून थूकते हुए कहता है, तो अब बस मुझे मार दो, तुम कुत्ते के बच्चे। ये कुत्तों को खाने वाली दुनिया है। डोगजा उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, तो ये बात है। डोगजा मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने ये सब अपनी फितरत की वजह से नहीं किया है, तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दुनिया खत्म हो गई थी। शायद उसके कहे गए शब्द गलत नहीं है, क्योंकि किसी ऐसे शख्स ने जो लंबे समय तक उस दुनिया में जिया है, उसने भी ठीक ऐसा ही कहा था। डोगजा सोचता है कि ये आदमी उसी कैटेगरी का है। सिस्टम की विंडो फिर से चमकती है। अबाउंटी सिनेरियो पूरा हो गया है, आपने अनंत कॉइन्स हासिल किए हैं। यह डोगजा लड़की को अपनी पीठ पर लादे हुए उन आदमियों की तरफ बढ़ता है। एक आदमी डरा हुआ जमीन पर बैठा है और कांपते हुए कहता है, ये बहुत क्रूर है। ये डोगजा उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि जो भी हो, दुनिया तबाह हो चुकी है और उसे एक नई जिंदगी जीनी है। वो एक खतरनाक लुक के साथ उन आदमियों से कहता है, मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारा ग्यूमो ग्रुप है। भाई साहब, डोगजा ने तो उन गुंडों की अकल ठिकाने लगा दी। अब वह उनके बेस पर जा रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो अब ग्यूमोहो ग्रुप का क्या होगा और डोगजा वहाँ जाकर क्या करेगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।